यार भाई मिंटू, हमने पूरा चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक तो पढ़ाई कर ली, लेकिन कोई पिक नहीं क्लिक करी। और आज की जेनजी तो यही कर दी है ना कि फोटो निकालना होता है। तो चलो एक काम करते हैं, हम दोनों कुछ अपनी याद के रूप में कि हमने इतनी मेहनत करी है तो कुछ पिक्चर निकाल लेते हैं। क्या कहते हो? हाँ भाई सही कह रहे हो, चलो कम से कम याद के लिए कुछ पिक्चर्स तो निकाल लेते हैं। आ जाओ, देखो इस कैमरे में देखो। चलो ठीक है, अब दिखाओ तो फोटो, तुमने फोटो कैसे क्लिक करा है? ये कैसी फोटो क्लिक करी तुमने? इसकी तो लेंथ ज्यादा है, चेहरा एकदम वियर्ड सा लग रहा है। तुम्हें लगता है फोटो खींचने आता ही नहीं है? नहीं भाई, फोटो तो क्लिक करने आता है, लेकिन तुम जानना चाहते हो इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे एक थियरी, एक स्टोरी। उसके लिए हमें चलना पड़ेगा रीजनिंग प्रोपोर्शनल वाली दुनिया में। चलोगे? चलो आओ, जहां ये सारे चैंपियंस भी इंतजार कर रहे हैं। तो तुम लोग भी ध्यान से सुनना बेटा। तक जो भी आप अपनी दिनचर्या में, जो भी लाइफ में पिक्चर्स क्लिक कराते हो दोस्तों के साथ, तो कभी फोटो आपकी अच्छी नहीं आती है, कभी आपको पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने रहते हैं, बहुत सारे चीजें आए दिन आप लोग करते रहते हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आता ऐसा क्यों होता है। तो इन सभी चीजों को हम डिटेल में पढ़ेंगे बेटा अपने इस नेक्स्ट चैप्टर यानी 7 में, जिसका नाम है रीजनिंग प्रोपोर्शनल 1। अब इसके पीछे की थियरी क्या है? जो फोटो वियर्ड आया है इसमें थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि अगर आप कभी भी लेंथ बड़ा कर देते हो, विड्थ को सेम रखते हो, तो आपका फेस बढ़ जाएगा, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, फिगर दिख रहा है, ये इमेज में दिख रहा है बच्चा। वहीं दूसरी तरफ अगर आपने विड्थ बड़ा कर दिया बट लेंथ छोटी कर दी तो भी आपका फेस वियर्ड लगेगा। लेकिन अगर आपने लेंथ भी बढ़ाया और विड्थ भी बढ़ाया तो इसका मतलब क्या है बच्चा? आपका चेहरा नॉर्मल रहेगा, चाहे साइज कितना भी बिगर बन जाए लेकिन नॉर्मल ही रहेगा। इसीलिए बड़े बड़े पोस्टरों पर भी बेटा सेम फेस दिखता है, वियर्ड लगता नहीं है। बाकी की सारी चीजें कॉन्सेप्ट समझने के लिए चलते हैं नेक्स्ट अपने चैप्टर में, जिसका नाम है रेशनल प्रोपोर्शनल। तो आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 7। जय हिंद मेरे लिटिल चैम्प्स, कैसे हो आप सभी? आई होप एकदम फर्स्ट क्लास होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। बेटा आज है आपका न्यू एनसीईआरटी प्रोपोर्शनल रीजनिंग पार्ट 1, यानी जो अभी आपकी चैप्टर जो सब्जेक्ट, जो आपके 2 बुक्स आने वाली हैं, एक तो अभी दिसंबर में आने वाली है, लास्ट तक पता चल रहा है। वैसे सीबीएसई ने रिलीज कर दिया था बेटा, बट फिर पता नहीं क्या हुआ कि उसने तुरंत पीछे ले लिया। जैसे ही 7th का पार्ट 2 आया था वैसे 8th का भी आया था, बट किसी कारणवश से फिर से उन्होंने वापस ले लिया है, पता नहीं क्यों। तो बहुत जल्दी तुम लोगों का आने वाला है पार्ट 2, तो तुम चिंता बिल्कुल मत करना मेरे चैंपियंस। पार्ट 1 जैसे आज हम लोग लास्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं, उसी तरीके से पार्ट 2 की भी क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी इसी चैनल पर, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज हम करने वाले हैं प्रोपोर्शनल रीजनिंग पार्ट 1। वैसे अगर आपकी पुरानी बुक हो, अगर आपके पास, तो पुरानी बुक में रेशियो एंड प्रोपोर्शनल नाम का ये चैप्टर था बेटा। सेम वही प्रोपोर्शनल जो रीजनिंग है, ये कॉन्सेप्चुअल बेस पर है, कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं, पुरानी बुक के ही कॉन्सेप्ट है। अगर आपने पुरानी बुक से भी प्रैक्टिस कर लिया तो भी इस चैप्टर से हम अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे बेटा। बस हमें ये मेक श्योर करना है कि हमें कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए सारे के सारे, जो हमारे रेशियो क्या होते हैं, प्रोपोर्शन क्या होते हैं, किन के बीच में रेशियो प्रोपोर्शन लगता है, किन के बीच में नहीं लग सकता, इन सभी चीजों पर हम डिस्कस करेंगे बेटा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। अगर आप इस क्लास को पहली बार देख रहे हो बेटा, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इससे पहले हमने सारा न्यू एनसीईआरटी की सारी चैप्टर्स की सारी जो क्लासेस हैं वो अवेलेबल है इसी चैनल पर। वीडियो सेक्शन में जाओ या प्लेलिस्ट में जाओ, आपको मिल जाएंगी। मैंने लाइव मैराथन भी लिया है, जिसमें कंप्लीट का 1 से लेकर के 7 तक का एक 1 शॉट सॉल्यूशन, जिसमें मैंने मैराथन में पूरी बुक पढ़ा दी है। आप जाकर के लाइव सेक्शन में उसको भी देख सकते हो। शॉर्ट्स में आपको शॉर्ट्स भी मिलते रहते हैं कोई भी कॉन्सेप्ट से रिविजन पर्पज के हिसाब से बेटा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला लास्ट इस चैप्टर का लास्ट चैप्टर, यानी इस बुक का जो आपकी पार्ट 1 बुक आई है, इसमें 7 चैप्टर जो है प्रोपोर्शनल रीजनिंग, उसको हम स्टार्ट करते हैं बेटा बिना किसी देरी के। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि रेशियो और प्रोपोर्शन होता क्या है। सबसे पहले ये ध्यान में रखना बेटा, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन, आज से पहले ये समझो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं अगर आपको बोलूँ बेटा कि आपके पास, किसी ने बोला कि आपके पास BMW है और किसी के पास साइकिल है, तो हम क्या कंपेरिजन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। या फिर ऐसा बोलो किसी के पास BMW कार है और कोई जो ऐसा है वो क्रिकेट प्लेयर है, तो क्या हम कंपेयर कर सकते हैं? नहीं। कोई किसी के पास BMW कार है या फिर ऑडी कार है, जो भी कोई भी कार है, और कोई जो ऐसा है वो पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, तो क्या हम कंपैरिजन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कंपैरिजन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मतलब होता है कंपैरिजन करना। तो जब भी हम किसी चीज़ का कंपैरिजन करते हैं, देखो रेशियो और प्रोपोर्शन जो भी निकाला जाता है ना, वो सेम टू सेम कैटेगरीज में निकाला जाता है। जैसे मान लो अगर आपसे कोई बोलता है कि BMW का रेशियो निकालो, कार से निकाल सकते हो। आपको भी पता है बेटा कि जो हमारा रेशियो प्रोपोर्शन रहता है, मतलब जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि एप्पल का, फ्रूट्स में चाहे जितने भी फ्रूट्स रहते हैं, तो फ्रूट्स के अंदर सारे फ्रूट्स आ जाते हैं, तो फ्रूट्स का रेशियो आप निकाल सकते हो।
तो कहने का मतलब इतना है बच्चा कि जब कभी भी तुम्हें किसी चीज़ का रेशियो फाइंड करना हो, प्रोपोर्शनल निकालना हो, तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी दो क्वांटिटी, जो भी नाम आप सजेस्ट करोगे उन नामों का क्लियरेंस याद रहे। जैसे मान लो कि अगर मैंने बोला कि दो लोगों का रेशियो जो है वो कार एंड बाइक में दे रखा है, और दो लोगों का एप्पल एंड मतलब फ्रूट एंड स्वीट में दे रखा, तो हम इनका कंपैरिजन करके इनका रेशियो हम फाइंड नहीं कर सकते, इनके बीच में रिलेशन बिल्ड नहीं कर सकते। जब भी हम कुछ भी फाइंड करने जाएंगे, जब भी हम रेशियो निकालने जाएंगे, जब भी हम प्रोपोर्शनल निकालने जाएंगे, हमें एक मेक श्योर करना है कि हम कंपैरिजन जो कर रहे हैं, जो भी रेशियो फाइंड करने जा रहे हैं, प्रोपोर्शनल फाइंड करने, वो सेम क्वांटिटी सेम नेम में होना चाहिए। मतलब अगर कार और बाइक का हो रहा है तो दूसरे साइड भी कार और बाइक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कार और बाइक एक साइड पे और दूसरे वाला पर हम स्वीट और फ्रूट्स का कर रहे हैं, तो वहां पर हमें रेशियो नहीं, प्रोपोर्शनल हम लोग नहीं निकाल पाते। तो ठीक है, सेम क्वांटिटी सेम नेम का जो होता है वो रेशियो में फाइंड करना होता है। समझ में आ गई बात? अब हम बात करते हैं बेटा कि रेशियो हमारा क्या होता है। पहली चीज तो क्लियर होगी ना बेटा कि रेशियो के लिए हमें क्या करना होगा। रेशियो के लिए हमें याद रखना पड़ेगा कि चीजें सबको सबके सब जो चीजें रहेंगी वो बेटा क्या होनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो रेशियो होता है ना वो पार्ट होता है। रेशियो का मतलब सिंपल सा बात करें हम, पार्ट। पार्ट का मतलब जैसे आप घर में पिज्जा मंगाते हो, पिज्जा मंगाया, सर जी क्या बात कर दिए, इस तरीके से पिज्जा थोड़ी होता है। मान लीजिए बेटा कि मैंने लिखा, एक सर्कल बनाया इस तरीके से, ये हमारा पिज्जा वाला पार्ट है, ये हमने पिज्जा इस तरीके से बना दिया जिसमें 8, वो रेगुलर वाला मंगाते नहीं हो जो लार्ज वाला। सर जी मुंह में पानी आ गया, ऐसा क्यों बात कर रहे हो, अच्छी अच्छी बातें बताओ ना ध्यान से समझो। पिज्जा हमने ऑर्डर करा बेटा, इस पिज्जा को हमने कितने पार्ट में डिवाइड करा है, 1 2 3 4 5 6 पार्ट में डिवाइड करा है। तो यानी ये एक वैसे टोटल पिज्जा कितना आया बेटा, 6, मतलब एक ही पिज्जा आया, लेकिन हमने उसको पार्ट में कितने कर दिए, 6 पार्ट में। कितने पार्ट में बेटा, 6 पार्ट में। तो अगर मैं किसी एक पार्ट का हिस्सा पूछूं, किसी एक पार्ट के बारे में पूछूं, तो ये कौन सा, ये दिखाता है हमें रेशियो का। रेशियो का मतलब ये कहता है कि जो टोटल क्वांटिटी रहती है, मतलब जितने पार्ट बना सकते हो, तो इसमें कितने पार्ट बने, 6, वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है। हमेशा याद रखना बेटा, रेशियो का जो फंक्शन बनता है उसमें जो सबसे टोटल वैल्यू होती है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आती है। उसके बाद न्यूमरेटर में क्या होता है, न्यूमरेटर में जिसके बारे में पूछा जाता है। मान लो अगर 1 के बारे में पूछा तो 1/6, अगर मान लो 2 के बारे में पूछा तो 2/6, और अगर मान लो 3 के बोल दिया तो 3/6, 4 के बारे में पूछ दिया तो 4/6, 5 के बारे में पूछ दिया तो 5/6, और 6 के 6 बारे में पूछा कि 6 के 6 वाला रेशियो बता दो तो 6/6। दैट मीन्स कहने का 6/6, कहने का मतलब ये है बच्चा कि जब भी आपके सामने कोई भी पैरामीटर्स का रेशियो पूछा जाता है तो वो पार्ट में डिवाइड होता है। तो रेशियो का मतलब होता है पार्ट। किसी भी चीजों को हिस्सों में, पार्ट में डिवाइड कर देना क्या बन जाता है, रेशियो बन जाता है। और रेशियो हमेशा 1 के बारे में निकाला जाता है, 2 के बारे में निकाला जाता है, जितने के बारे में पूछा जाता है वो निकालते हैं बच्चा। ठीक है, पहला पॉइंट तो हमें ये समझना पड़ेगा कि रेशियो जो निकलता है या प्रोपोर्शन जो निकलता है वो सेम लोगों के बीच में निकाला जाता है। दूसरा पॉइंट कि ये एक पार्ट होता है, और पार्ट को इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं, जो टोटल होता है वो डिनोमिनेटर में आता है और छोटी वैल्यू न्यूमरेटर में आ जाती है। तीसरा पॉइंट, जब भी आपके सामने रेशियो आता है ना, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखा करोगे हमेशा। क्या लिखोगे बेटा, सिंपलेस्ट फॉर्म। सर जी अब रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे निकाला जाता है, इसको देख लो, एक बार नोट कर लो बेटा। जैसे यहां पर अगर हमने इसमें 6 पार्ट बनाया था, तो आपसे किसी ने पूछा कि मुझे 2 पार्ट का हिस्सा बता दो, 2 पार्ट का कितना रेशियो बन रहा है, तो भैया टोटल तो था 6 और 2 पार्ट में बन रहा है। इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है बेटा हमें काट पीट करके छोटा कर देना है, उसके बाद वो फॉर्म बन ही नहीं सकता। मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म ये कहता है कि कोई भी अगर आपके सामने रेशियो दे रखा है, उस रेशियो को तब तक काटते रहो जब तक कि एक नंबर उस दोनों नंबरों को डिवाइड करता है। जैसे अगर मैंने इसको डिवाइड करा, इसको 2 से कट करा, तो 2 1 जा और 2 3 जा, यानी 1/3। अब ये 1/3 सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, यानी यही हमारा क्या बन जाता है, सिंपलेस्ट फॉर्म बन जाएगा। ये हमारा क्या बन जाएगा बेटा, सिंपलेस्ट फॉर्म बन जाएगा। यानी अगर मैं बोलूं कि 2/6 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, तो वो हमारा है 1/3। समझ में आ गई भाई, पॉइंट से समझा कि सिंपलेस्ट फॉर्म होता क्या है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है जो भी रेशियो आपके सामने दिया जाता है बेटा, उस रेशियो को काट पीट करके छोटे वैल्यू में डिवाइड कर देना, छोटे वैल्यू में दिखा देना ही क्या बन जाता है, सिंपलेस्ट फॉर्म। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। जैसे मान लो अगर मैं आपसे किसी ने बोला कि 4 पार्ट का बना दो, इन चारों का बता दो कितना रेशियो होगा, तो टोटल तो 6 पार्ट में अपने डिवाइड कर रखा है, ऊपर आएगा 4 क्योंकि 4 का आपने पूछा है, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, 2 2 जा और 2 3 जा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 2/3। तो जब भी आपके सामने रेशियो दिया जाता है,
आपसे बोले या ना बोले, आप हमेशा उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ही आंसर में लिखोगे, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे बेटा जी। समझ में आ गई बात? हमेशा आपको याद रखना है कि आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में ही चीज़ों को रखना है। क्लियर हो गया? पॉइंट समझा? तो पहला पॉइंट क्या रिकॉल करो कि जब भी हमें रेशियो प्रपोर्शन आएगा, सेम चीज़ों का सेम चीज़ों से कंपैरिजन करेंगे। ऐसा नहीं है कि कार और बाइक का फ्रूट और स्वीट के साथ में हम रेशियो निकाल रहे हैं, नहीं बेटा जी। जो लेफ्ट में होगा वही राइट में भी निकलेगा। रेशियो को हम दिखाते हैं 2 डिवाइड पर। रेशियो को हम किससे दिखाते हैं बेटा? रेशियो को हम दिखाते हैं ये फंक्शन, ये वाला रेशियो का साइन रहता है। या फिर रेशियो को हम अपॉन में भी दिखा देते हैं, मतलब ऊपर न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर कर देते हैं, तो ये भी हमारा एक रेशियो का ही पार्ट बनता है। मतलब दो लोगों के बीच में जब हम पार्ट डिवाइड कर देते हैं, दो फंक्शन के बीच में, टोटल अपॉन में नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ चीज़ों के बारे में पूछाता है। डिनोमिनेटर हमेशा टोटल को दिखाता है कि कितने में से आप कितना का रेशियो निकाल रहे हो। ठीक है बेटा? तो ये एक छोटा सा फंक्शन है, बड़े बड़े स्केल पर अभी हम क्वेश्चंस को करेंगे तो चीज़ों और समझ में आएंगी। रेशियो के बाद आता है प्रपोर्शन। प्रपोर्शनल क्या होता है बेटा? प्रपोर्शनल क्या होता है मेरे चैंपियंस? तो याद रखना कि जब एक रेशियो नहीं, जब दो रेशियो आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो उसको हम प्रपोर्शनल बोलते हैं। मतलब जैसे मैंने बोला कि मान लो आपके पास 240 रुपीज़ है बच्चा, अब यहाँ पर रुपीज़ है, जिसमें आपने कितने निकाले? मान लो आपने 5 बॉल्स खरीदे, 240 रुपीज़ में 5 बॉल्स खरीदे, एक रेशियो। फिर मैंने आपसे पूछा कि मुझे बता दो कि आपके पास अगर 300 रुपये हो जाते तो कितने आप बॉल्स खरीदते। तो यहाँ पर हम 2 बार चीज़ों को दिखा रहे हैं और 2 रेशो को दिखा रहे हैं। मतलब एक बार अगर हमने बोला कि 240 का 5 रुपीज़ में मिल रहा है, 5 बॉल की जो कीमत है वो 240 रुपीज़ है, तो भैया 300 में कितने बॉल मिलेंगे? तो दूसरी क्राइटेरिया क्या है? 300 में कितने बॉल, मान लो x। तो ये जो चीज़ें दिखाती है इक्वेट, ये प्रोपोर्शनलिटी को ही दिखाती है। और प्रोपोर्शनल का जो साइन होता है बेटा वो 4 डॉट इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं। तो कभी भी अगर आपके सामने इस तरीके से लिखाया है कि a/b इज प्रोपोर्शनल टू c इज टू d, तो ये होता है बच्चा, इसको हम बोलते हैं रेशियो और इन चारों को बोलते हैं हम प्रपोर्शन। क्या बोलते हैं? प्रपोर्शन। तो याद रखना बेटा कि ये जो चारों पॉइंट्स होते हैं इसको हम प्रपोर्शन बोलते हैं, और ये जो 2 बिंदियां होती है इसको हम रेशियो बोलते हैं। इस बिंदियों को हम a/b इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और ये प्रपोर्शन को हम इक्वल का साइन दिखा करके लिख करके, और हमेशा हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हैं। आपके सामने इन चारों में से किसी एक की वैल्यू मिसिंग रहेगी, कंफर्म है बच्चा। जब भी अभी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो हमेशा यही चीज़ देखने को मिलेंगी कि आपको इन चारों में से किसी एक चीज़ की वैल्यू मिसिंग रहेगी, उन चारों 3 की वैल्यू दिया रहेगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, हम इसी तरीके से चार, जैसे मान लो इनमें से 4 की वैल्यू में से डी की वैल्यू नहीं पता है, तो भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यानी इस तरीके से आपका आंसर आता है a इंटू डी बराबर c इंटू बी। अब इनमें से जो भी वैल्यू होगा उसको हम ट्रांसफर करके वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पर कि जब भी आपके सामने रेशियो या प्रपोर्शन की चीजें दी जाती है तो आपको सॉल्व कैसे करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसी तरीके से आंसर निकालना पड़ता है। आई होप आपको ये सारी चीजें अब क्लियर हो गई हैं। अब हम चलते हैं थोड़े थोड़े अपने आपकी नोटबुक्स के थ्रू ही हम लोग हर एक चैप्टर्स को पढ़ने स्टार्ट कर लेंगे। उससे पहले अगर आप क्लास 8th में हो बेटा, तो वैसे देखो क्लास 8th आप तो नॉर्मली आप एंड फेज पर है, 2-3 महीने बाद 4 महीने बाद आप 9th में आ जाओगे। तो ये है क्लास 9th बाई अड्डा 247। इसको जा करके वहाँ पर अपना चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि 9th की चीज़ें जैसे 8th में तुम पढ़ाई कर रहे हो वैसे अब तुम 9th में भी पढ़ने वाले हो फ्री ऑफ कॉस्ट बेटा। और एज यूजुअल अगर मैथ्स तुम्हें पसंद आ रही है तो डेफिनेटली 9th में चीज़ें भी वहाँ पर आपको मिलेंगी, वन शॉट के सारा वन शॉट वहाँ पर मिल जाएगा। तो जब तक लो बच्चे टाइम वेस्ट करेंगे घूमने फिरने में, तब तक तुम क्या करोगे, यहाँ से जैसे तुम्हारा 8th खत्म होता है तुम लोग रिविजन करना स्टार्ट, मतलब चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट कर देना। फिर यहाँ पर लाइव आकर की क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे, तो 9th तुम्हारा जल्दी खत्म हो जाएगा और 9th के साथ साथ तुम 10th के लिए भी प्रिपेयर हो जाओगे बेटा। ठीक है मेरे चैंपियंस? ठीक है। और बाकी इस क्लासेस की पीडीएफ जो है ना, ये हमारा मैथ्स विद आनंद सर है, मैथ्स बाय आनंद सर अड्डा 247। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है बच्चा। ये टेलीग्राम लिंक है, जाकर के इसको ज्वाइन कर सकते हो, या इंस्टाग्राम है आनंद विश्वकर्मा 3962, वहाँ पर मुझे फॉलो करके पीडीएफ आप मुझसे ले सकते हो। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना पहला पार्ट प्रोपोर्शनल रीजनिंग का। तो जो जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। तो जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम लोग फटाफट निकलते चले जाते हैं। जैसे प्रोपोर्शनल होता क्या है मैंने बता दिया ना, जैसे इसमें लिखा है, यहाँ पर अपने पेज नंबर पे चले जाओ, वहाँ पर क्या लिखा है,
चेंज बाय द सेम फैक्टर। जैसे आप लोगों से बताया था ना कि फैक्टर सेम होना चाहिए, नेम सेम होना चाहिए, कंपैरिजन जो कर रहे हैं क्वांटिटी, अगर हम कार और बाइक का रेशियो में प्रोपोर्शनल निकाल रहे हैं तो आपको कार और बाइक में ही ढूंढना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम फ्रूट और एप्पल या फ्रूट और स्वीट का हम दिखा रहे हैं, तो उस तरीके से नहीं हो सकता। तो ये जो भी चेंजेस होता है विड्थ और हाइट्स में वो प्रोपोर्शनल की कैटेगरीज में बन जाता है बेटा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इसी को एक पैरामीटर्स के हिसाब से जैसे ए और बी और सी और डी के पाया जाता है, तो ए को हम फर्स्ट क्वांटिटी बोलते हैं, बी को हम सेकंड क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे आपके सामने अगर इस तरीके से बोला जाए कि मान लो भैया कि 3:4 है इस प्रोपोर्शनल टू 5:x, तो मेरे रॉकस्टार ये जो होता है A:B इस प्रपोर्शन टू C:D होता है। तो अगर मैं सिर्फ रेशियो में बोले तो ये हमारी फर्स्ट क्वांटिटी बन जाती है, ये हमारी सेकंड क्वांटिटी बन जाती है, उसी तरीके से ये थर्ड, ये फोर्थ क्वांटिटी बनती है। और दोनों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये हमने आगे पढ़ लिया है। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे बनाते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया कि सिंपलेस्ट फॉर्म में बताने का मतलब होता है किसी भी नंबर्स को काटते जाओ तब तक जब तक कि सेम नंबर उन दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करता चला जाता है। जैसे अगर आपके सामने कोई लिखता है, इसी में से ले लेते हैं 60 और 40 को, 60 और 40 का अगर हमें क्या करना हो बच्चा कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना हो तो हम क्या करेंगे, पहले 0 0 से खत्म कर देंगे तो बचेगा 6/4, फिर से 2 से कट करेंगे, 2 से कट करेंगे 3/2। अब मेरे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों से नंबरों को सेम नंबर से हम डिवाइड कर सके। तो जब भी ऐसे सिनारियो आएगा वो मेरा नंबर लास्ट में जो बचेगा वही हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म बनता है। तो कभी भी रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बेटा, वी कैन रिड्यूस रेशियो देयर सिंपलेस्ट फॉर्म बाय डिवाइडिंग द टर्म्स बाय देयर एचसीएफ। ये एचसीएफ एलसीएम क्या होता है ये तुम आगे चल करके पढ़ोगे, इससे अच्छा है सिंपल सा बेस्ट याद रखना बेटा। तुम इसको काटते पीटते जाओ, अपनी लैंग्वेज में समझो, इसको छोटा 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 काटते चले जाओ और लास्ट में एक ऐसा आपको रेशियो मिलेगा जहां पर कोई भी नंबर दोनों नंबरों को डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे 3 3 को डिवाइड कर सकता है लेकिन 3 2 को नहीं कर सकता। अगर मैंने 2 से डिवाइड करा तो 2 3 को नहीं कर सकता, 2 2 कर सकता। तो सेम नंबर दोनों नंबरों को अगर डिवाइड करेगा तब तक काटते जाओगे, जब नहीं कर रहा है तो दैट मीन्स वो हमारा लास्ट बन जाएगा और सिंपलेस्ट फॉर्म आपके सामने बन करके आ जाएंगे बेटा। अगला पॉइंट अगर देखते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर हम बात कर ले बच्चा प्रोपोर्शनल रीजनिंग के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से कैसे बने। जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है कि अगर आपके पास 6:10 दे रखा है और प्रोपोर्शनल टू 18:x दे रखा है, तो मैंने अभी आपको समझाया कि जब भी ऐसा सिनारियो बनता है आप क्या करोगे, 2-3 तरीके हैं बच्चा, दोनों तरीके मैं समझाता हूँ, आराम से समझो। जो मेरा तरीका है सबसे ईजी तरीका क्या है, देखो मैं 2-3 तरीके बताऊंगा, तुम्हें जो अच्छा लगे वो सॉल्व करना और सब आंसर सही माना जाता है। पहला सबसे बेसिक स्टेप, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 6/10 करके इक्वेट करके 18/x कर दो। अच्छा एक चीज और, अगर यहाँ को ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है, लेकिन ये समझ लो ना इक्वल है, तो जो काम तुम लेफ्ट में करोगे वही काम तुम्हें राइट में भी करना पड़ेगा। कभी कभी बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पर 6/10 लिखते हैं लेकिन यहाँ पर जाने के बाद 4/3, मतलब यहाँ पर अगर हमने 1/2 डिवाइड करा, 1 को 2 मतलब 1 में 2 से डिवाइड करा है तो यहाँ भी 3 में हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में बच्चे देखते हैं कि ये वाला नंबर बड़ा है तो मैं 4/3 कर देता हूँ। नहीं, ऐसा मत करना बेटा, कभी भी मत करना। मतलब अगर तुम यहाँ को 6 न्यूमरेटर में लिख रहे हो, 10 को डिनोमिनेटर में, तो वही काम तुम्हें यहाँ भी करना पड़ेगा कि पहले वाले को न्यूमरेटर और बाद वाले को डिनोमिनेटर। अभी तुम्हारा मन किया कि नहीं सर जी मैं इस वाले को न्यूमरेटर में रख दूं, इस वाले को डिनोमिनेटर, तो जो काम तुमने इधर करा वही काम तुम्हें इस वाले साइन के उधर करना पड़ेगा। मतलब दूसरे वाले को एक्स को न्यूमरेटर और ये पहले वाले को हमें डिनोमिनेटर में करना पड़ेगा। आपका आंसर तब जाकर के सही आएगा। पहला पॉइंट कि जो काम तुम लेफ्ट में करोगे, यानी ये प्रोपोर्शनल के लेफ्ट में करोगे या इक्वल के लेफ्ट में करोगे, वही तुम्हें राइट में भी करना पड़ेगा। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो चुकी है बेटा, ठीक है। तो सबसे पहला सबसे इजी तरीका क्या है कि हमें क्या करना पड़ता है, इनको सबसे पहले डिवाइड यानी रेशियो पैटर्न में डिवाइड करना पड़ता है और 18/x हमने इस तरीके से कर दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हम करेंगे 6 × x का मल्टीप्लाई और 10 × 18 का मल्टीप्लाई। तो मेरे चैंपियन 6 का मल्टीप्लाई है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, 10 × 18 डिवाइड बाई 6, 6 1 जा 6 3 जा, तो 10 3 जा क्या हो जाएगा, x बराबर 30। तो x की वैल्यू हमसे पूछा रहता है, x की वैल्यू हम क्या बता देंगे, 30 आता है। ये तो रहा पहला तरीका, ये रहा बेटा पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है बच्चा, दूसरा तरीका क्या है कि देखो जब तुम प्रो बन जाओगे तब तुम्हें ये वाली लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें पता है बेटा कि तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, तो तुम कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान से देखना बच्चा, ध्यान से देखना। मैं आपको प्रो वर्जन, जब तुम प्रैक्टिस करके प्रो बन जाओगे तो बेटा बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 6 × x, और अंदर का अंदर से मल्टीप्लाई कर देना यानी 18 × 12।
तो ये जो मैंने आपको ये वाली लाइन लिखी है ना बच्चा, ये लाइन डायरेक्टली आप लिख सकते हो बिना इस लाइन को स्विच करे। तो आपको क्या याद रखना, बाहर का बाहर से, अंदर का अंदर से, सिंपल सा ये लाइन अपनी भाषा में अपने आप को समझाने के लिए कि बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई मतलब 6 का x से मल्टीप्लाई और 10 इंटू अंदर का अंदर से मल्टीप्लाई, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। यानी इनर वाले दोनों पार्ट का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो प्रोडक्ट जो होता है वो बराबर होता है बाहर के बाहर वाले के प्रोडक्ट के बराबर। फिर बाकी उन चीज़ों को सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हो। तो मैंने आपको 2 तरीके बताए, पहला कि रेशियो में डिवाइड करो, ये स्टार्टिंग में आप इस तरीके से करोगे, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत अच्छी खासी तब तुम डायरेक्टली करने लग जाओगे बेटा। ठीक है, समझ में आ गई चीज़ें? तो वो मैंने आपके सामने इक्वेट करके हुए प्रोपोर्शनल रीजनिंग को कैसे सॉल्व करा जाता है वो आपको बता दिया है। अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को थोड़ा सा फिर से पीछे करके फिर से देख लेना बेटा। अगला पॉइंट फिगर इट आउट पर आ जाते हैं। अब सवालों को प्रैक्टिस कर लेंगे थोड़ा सा तो आ जाएगा। इस चैप्टर में कुछ खास है नहीं, बस इन्हीं 2 ही टॉपिक्स है बेटा, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, और लास्ट में एक यूनिट कन्वर्जन है। यूनिट याद रख कर लोगे तो बस क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे आपको। तो चिंता बिल्कुल मत करो बेटा, मैं आपको सारी चीज़ों के बारे में क्लियर करवाता चल रहा हूँ। ये वीडियो ज़्यादा लंबी होगी नहीं, बहुत जल्दी ये आपका 1 शॉट खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो सारे सवाल करवाऊंगा नहीं, सारे कॉन्सेप्ट बताता चलूंगा, 2-4 क्वेश्चंस करवाता चलूंगा जो टफ लगेगा, बाकी तुम्हें प्रैक्टिस करते हुए हिंट देता हुआ चलूंगा ताकि तुम प्रैक्टिस कर सको और इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ सको बेटा। और इसकी बेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए ना पुरानी बुक ले लेना। पुरानी बुक में ना आपको रेशियो प्रोपोर्शन का चैप्टर होगा, वहाँ पे बहुत सारी एक्सरसाइज दे रखी है, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, तुम्हारा चैप्टर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आइए, सर्कल द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रोपोर्शनल दैट आर ट्रू। आपको सर्कल करके बताना है कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट जो प्रोपोर्शनल में है और ट्रू है। तो ट्रू करने के लिए वही तरीका है कि आपको क्या चेक करना है बेटा, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई अंदर की मल्टीप्लाई से बराबर होना चाहिए। यही तो रूल है। हमने अभी रूल पढ़ा क्या कि हमारा जो अगर कोई भी प्रोपोर्शनल में रहता है तो ए बी जी प्रोपोर्शनल टू सी इज टू डी तभी होगा जब ए इंटू डी बराबर होगा बी इंटू सी के। यही रूल पढ़ा था हमने बेटा कि बाहर से बाहर वाला मल्टीप्लिकेशन अंदर के मल्टीप्लिकेशन से जब बराबर होगा तभी वो प्रोपोर्शन में होगा, वरना नहीं होगा। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो बेटा। तो देखो यहाँ पर 21 4 जा, यहाँ पर लिख सकते हो 21 इंटू 4 बराबर क्या, बराबर है 12 इंटू 7 के। हाँ जी सर, 84 बराबर 84 के। दैट मीन्स ये हमारा प्रोपोर्शन में है, इसको आप क्या कर लो, सर्कल कर लो बेटा। तो पहला वाला आपने सर्कल कर लिया। ठीक है, उसी तरीके से मान लो मैंने 4 ले लिया तो 21 10 जा कितना होता है 210 और 35 6 जा कितना होता है 210। यानी ये वाला भी हमारा है, ये भी है, ये भी है। और कोई ले लो, जैसे मान लो इसमें देख लो 12 जा कितना होता है 144, और अंदर का अंदर से करोगे तो ये नहीं 28 8 जा होता है 144, ये बहुत बड़ा होगा, ये नॉट इक्वल टू 28 इंटू 18 होगा बच्चा। तो इसीलिए ये वाला हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? आई होप क्लियर हो चुका। बस आपको क्या करना है, बाहर से बाहर मल्टीप्लाई इस फॉर्मूले पे याद रखना है। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखना है, बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई अंदर का अंदर से मल्टीप्लाई दोनों हमेशा बराबर होंगे तभी वो चीज प्रोपोर्शन में मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा, गिव 3 रेशियो प्रोपोर्शनल का 4:9 पर देखा रहा है। आपको बस ऐसा बताना है कि कोई 3 रेशियो लेना है जिसमें गिव 3 रेशियो दैट आर प्रोपोर्शनल टू 4:9, 4:9 के प्रोपोर्शनल हो। तो आपको कोई रेशियो बताना है कि जो यहाँ पर 4:9 के रेशियो के प्रोपोर्शनल हमें मिलती हुई नजर आ जाए। तो हम क्या लेंगे बेटा, कोई भी एक सीक्वेंसिंग ले लो। जैसे मान लो हमने यहाँ पर लिया 4:9 के प्रोपोर्शनल, कोई भी रेशियो ले लो, यहाँ पर कोई भी नंबर ले लो जो इसके रेशियो के प्रोपोर्शनल है। मतलब 4:9 अगर आपके सामने दिखा है तो इसको कट तो नहीं कर सकते, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2/3 लिख सकता हूँ कि 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 बार करोगे और इसका मल्टीप्लाई 2 बार करोगे तो नहीं, यहाँ पर तो नहीं आएगा। तो यानी कोई ऐसा नंबर जो इसका प्रोपोर्शनल में दिखा दो, प्रोपोर्शनल में दिखा दो। तो मान लो 4 का डबल क्या होता है, 4 का डबल होता है 4 का इंटू 2 कर दो तो 8 आ जाएगा, इसमें भी इंटू 2 कर दो तो भैया क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो 8/18, 8/18 क्या है 4/9 में ही है। 4 का मल्टीप्लाई 3 से कर दोगे तो क्या हो जाएगा 12, इसका मल्टीप्लाई 3 से कर दोगे तो भैया 27। तो 12/27 भी क्या है, प्रोपोर्शनल में है 4:9 के। तो कोई भी नंबर का प्रोपोर्शन अगर हमें ढूंढना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल किसी न किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएंगे, अगला नंबर जो मिलेगा वो इसी का प्रोपोर्शन बनेगा। इसी का प्रोपोर्शन मतलब इसी सेम रेशियो में बनेगा। इसको हम बोलते हैं सिंपल या सेम टाइप का प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इसने वही बोला कि मुझे 3 आंसर बताओ, 3 रेशियो बताओ जो इसके प्रोपोर्शन में हो, मतलब 4:9 जिसका आता हो रेशियो। तो बेटा 4:9 अगर हमें नहीं पता तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे दोनों तरफ में। जैसे अगर हमें किसी को रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना होता है तो हम क्या करते हैं बेटा, हम डिवाइड करते चले जाते हैं सेम नंबर से। उसी तरीके से जब हमें प्रोपोर्शन ढूंढना होगा तो हम क्या करेंगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, तो वही उसका प्रोपोर्शन बन जाएगा। तो बहुत सारे रेशियो आप बता सकते हो।
अब यहाँ पर बोला है फाइंड द मिसिंग नंबर्स फॉर द रेशियो द प्रोपोर्शनल टू, इतना और इसके है, तो कैटेगरीज यही बोल रहा है बेटा। इसका आंसर कैसे निकालोगे, सिंपल सा देखो, पहला तो फिक्स्ड है कि 18/24 है, 18/24 है। दूसरा पहले पर 3 आ रहा है तो दूसरे पर x, बस इसकी x की वैल्यू निकाल दो, तो 18 इंटू एक्स बराबर 24 इंटू 3, तो भैया x बराबर 24 इंटू 3 डिवाइड बाई 18, 3 1 जा 3 6 जा 6 1 जा 6 4 जा, तो x की वैल्यू क्या आ रही है बेटा 4, यानी यहाँ पर आ जाएगा 4। उसी तरीके से फिर इसको करोगे 18/24 इक्वल्स टू 12/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके कमेंट में आंसर बताओगे। इसी तरीके से इसका बताना है कि 18/24 इक्वल्स टू 20/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कमेंट में आंसर लिखना है। उसी तरीके से इसका आंसर भी बता देना 18/24 इक्वल्स टू 27/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको कमेंट बॉक्स में इन तीनों के आंसर मुझे लिखने हैं। सिंपल सा इजी सा तरीका है, आपको बस इतना करना है कि जो भी रेशियो दिया रहता है उस रेशियो को इक्वेट कर दोगे दूसरे रेशियो से, जो इसकी प्रोपोर्शनल में दिख जाता है वो आपका आंसर बन जाएगा बेटा। ठीक है, आई होप आपको ये फिगर इट आउट समझ में आ चुका होगा। इसके बाद का जो फिगर इट आउट का क्वेश्चन है, इसी में आपकी जो बुक है उसको मैंने नहीं लाया क्योंकि वो एक्टिविटी है, तो आपके अपने स्कूल में के जो टीचर होंगे उनसे वो एक्टिविटी करवा लेना, क्योंकि वो एक्टिविटी बहुत बेसिक है, वो आपके नॉलेज मतलब उतना ज़्यादा हाई डिमांड नहीं करता आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए मैंने उसको नहीं रखा है बेटा। अगले पॉइंट पर चलते हैं और हम पढ़ते हैं कि ट्राई रसिका द रूल ऑफ 3, मतलब जब आपके पास 2 से ज़्यादा मतलब 3 वाली कैटेगरी में आ जाते हैं, मतलब ट्राई रसिका का मतलब द रूल ऑफ 3 कैटेगरीज में पूछा जाता है। वही सेम जैसे अभी तक आपके पास कोई 2 रेशियो दिया जाता था, उसका प्रोपोर्शनल ढूंढने के लिए बोलता था, तो आप क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते चले जाते थे। और उसके बाद अभी आपने रिसेंटली क्या पढ़ा कि जब भी 2 नंबर्स हमारे पास जब भी 2 नंबर्स आपके सामने देखने को मिल जाएंगे, जब भी 2 नंबर्स आपके सामने दे रखे रेशियो के फॉर्म में, तो उसका प्रोपोर्शनल ढूंढने के लिए उसी नंबर का हमें या तो मल्टीप्लाई करना है या उसी नंबर का हमें कट पिट करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। ये अभी आपने सीखा। अब ये कह रहा है भैया कि जो हम स्टार्टिंग में भी सीखे थे कि अगर हमारे पास कोई नंबर ए बी इज प्रोपोर्शनल टू सी इज टू डी होता है, जिसमें से 3 की वैल्यू गिवन हो सकती है, कोई भी 3 की वैल्यू, इन चारों में से कोई भी 3 की वैल्यू गिवन होगा, तो क्या केस है, इसका फॉर्मूला क्या बन सकता है। अभी मैंने जो फॉर्मूला बनाया कि बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई, अंदर का अंदर से, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब हमें इक्वेट करना होता है, यूनिट में डिवाइड करना होता है, तो हम कैसे करते हैं, उसका ओरिजिनल फॉर्मूला क्या बन सकता है, तो उसके बेस पर कौन सा किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, आइए उसको समझते हैं। फॉर्मूला बेसिक का वही है कि बाहर से बाहर का मल्टीप्लाई, अंदर का अंदर से, लेकिन ये भाई साहब कुछ और कराना चाहते हैं जो कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ज्यादा कुछ है नहीं, टिपिकल सिंपल सा वही फॉर्मूला है। देखो जैसे इन्होंने क्या लिखा, a इंटू डी बराबर b इंटू सी, तो जो चीजें मैंने तुम्हें समझा रखा है, तुम अपने पेज पर देखोगे ना, लास्ट में यही तो समझाया निकाला है कि 2 रेशियो आर प्रोपोर्शनल इफ देयर टर्म्स आर इक्वल व्हेन द क्रॉस मल्टीप्लाइड द फोर्थ अननोन क्वांटिटी कैन बी फाउंड थ्रू सच क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मतलब a is to b is प्रोपोर्शनल टू c is to d में है, तो इसको a अपॉन में b इक्वल करके c अपॉन में d कर देते हैं। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके, मान लो इस d की वैल्यू निकालनी होती है, तो हम a इंटू बी, मतलब हम क्या करते हैं b इंटू सी अपॉन में a, इसी तरीके से तो निकालते हैं। यही तो हम पढ़ते आ रहे हैं अभी स्टार्टिंग से कि जब भी आपके सामने 3 क्वांटिटी दे रखा होता है, तो ये ऑलरेडी अभी हमने पढ़ लिया है कि 3 क्वांटिटी दे रखा होता है, तो चौथे की निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, बाहर का बाहर से, अंदर का अंदर से। तो उसी की एक इन्होंने एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि अगर हमें कुछ दिखाना होता है तो हम कैसे दिखाते हैं, ये इन्होंने प्रूव करके दिखा रखा है बच्चा। ठीक है, तो प्रूव करने के पीछे मत भागना, क्योंकि प्रूव करने के चक्कर में नहीं। इसी तरीके से आर्यभट्टा जी ने इसका नाम दे रखा था, आर्यभट्टा जी ने उनका अलग नाम दिया था। आर्यभट्टा जी ने क्या कहा था, प्रमाणा इज रेशियोस टू फला और इज प्रोपोर्शनल टू इच्चा फाला। देख रहे हो कौन सा नाम दे रखा है। मतलब हम लोग इस तरीके से जो पढ़ रहे हैं, a इज प्रोपोर्शनल टू बी, a इज टू बी इज प्रोपोर्शनल टू सी इज टू डी, इसको इन्होंने अलग नाम से दे रखा था कि इन्होंने बोला था प्रमाणा इज प्रोपोर्शनल, प्रमाणा अपॉन में फाला इज प्रोपोर्शनल टू इच्चा फाला, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, प्रमाणा इज टू इच्चा फाला। देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, बाहर से बाहर का और अंदर से फाला इज टू इच्चा। तो आप अपनी बुक नोटबुक में देखोगे तो सारी चीजें क्लियर हो रही है। तो वही सिंपल सा a इंटू डी बराबर b इंटू सी, आप फॉर्मूले को अच्छे तरीके से रिवाइज करते रहना। ठीक है बेटा, उसको इन्होंने उसी तरीके से पैरामीटर को सेट करते हुए, जैसा अभी हम सॉल्व करवाते आ रहा हूँ उसी तरीके से। अच्छा हाँ,
इन चैप्टरों के जो एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स हैं उसको मत छोड़ना। जैसे ये एग्जाम्पल्स बहुत बढ़िया है, अब मैं समझाते चल रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, ताकि आपको मैंने बेटा, क्योंकि आपके एग्जाम में यहीं से पूछे जाएंगे जो एग्जाम्पल्स में रखे कि जैसे इन्होंने बोला एक कार 90। अच्छा एक चीज और था, मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में कि आपको नाम और क्वांटिटी और वो जिसके बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना उनके बीच में होना चाहिए। कैसे सॉल्व करोगे? देखो बेटा इन्होंने लिखा एक कार 90 किलोमीटर इतना मिनट में, तो बेटा पहले तुम सबसे पहले लिखोगे यहाँ पर किलोमीटर। किलोमीटर का रेशियो जो दे रखा है वो किसके साथ है? मिनट के साथ है। तो दूसरा वाला भी वही होना चाहिए, इस प्रोपोर्शनल टू किलोमीटर इज टू मिनट का ही होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी मिसिंग रहा या कोई किलोमीटर को घंटे में दे रखा है कहीं पर, तो उसको चेंज करके इसमें लाना पड़ेगा। जैसे आगे पढ़ते हैं, इफ इट कंटिन्यू द सेम स्पीड व्हाट डिस्टेंस कवर इन 4 आवर्स। ऊपर दे रखा था मिनट, यहाँ पर 4 आवर्स दे रखा है, तो बेटा पहले आर को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कभी कभी ऐसे सवाल आते हैं, तो जहां पर क्वांटिटी, जहां पर नेम, उसका खास ध्यान रखना बेटा। जल्दबाजी के चक्कर में भी हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि 90 यहाँ पर लिख दिया, 150 यहाँ पर लिख दिया, इस प्रोपोर्शनल टू किलोमीटर हमसे पूछा है, किलोमीटर को x मान लिया और मिनट को यहाँ पर 4 लिख देते हैं, फिर कट पीट करके करते हैं, हमारा आंसर नहीं बेटा, गलत हो जाएगा। हमें ध्यान हर एक चीज पर रखना पड़ेगा, हमें सेम चीजों पर, जो हम लेफ्ट में लिख रहे हैं वही हमें राइट में भी लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर भी आर लिखा होता तो हम आर डायरेक्टली लिख देते, हमारा आंसर सही होता। आर का मतलब घंटे की सुई जो होती है, लेकिन यहाँ पर मिनट दे रखा था, तो हमें पहले इस दूसरे वाले में भी मिनट का ही रेशियो निकालना पड़ेगा। तो पहले 4 इंटू यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, क्योंकि 1 घंटे में होता है 60 मिनट, तो 4 घंटे में 4 इंटू 60, अब जाकर के तुम्हारा आंसर सही होगा। ठीक है बेटा, तो 4 नहीं लिखेंगे, 4 इंटू 60 लिखेंगे, तभी आपको क्या हो जाएगा, 240 यहाँ पर मिनट्स हो जाएंगे। अब तुम्हारा आंसर करेक्ट है। क्या फॉर्मूला? a इंटू डी बराबर b इंटू सी। तो भैया बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई, मतलब 90 इंटू 240 बराबर है b की वैल्यू क्या है 150 इंटू, क्योंकि ये रहा था a, ये b रहता है, ये c रहता है, ये d रहता है, तो इस c की वैल्यू x मान लेते हैं। फिर 90 इंटू 240 डिवाइड बाई 150 बराबर x। 0 गया 0 से, 3 5 जा 3 9 जा हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दो, 5 6 जा 30, फिर 24 6 4 जा 24, 2 6 2 जा 8, 2 10, 104। x बराबर क्या आ रहा है? 104। 104 आ रहा है, कितना होगा? 6 4 जा 24, 2 6 2 जा 12 टू 14, 144। तो 144 किलोमीटर, यानी यहां पर आ जाएगा देयरफॉर, इसने पूछा ना व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर 4 आवर्स, तो भैया 144 किलोमीटर, ये आपका आंसर बन जाएगा। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा जरूरत है, जरूरी चीज है बेटा, इस यूनिट को ध्यान में रखना, इस नेम को ध्यान में रखना, क्योंकि अगर आपने इसमें मिस्टेक किया तो हो सकता है कि सवालों को आप गलत कर दोगे, हो सकता नहीं 100% गलत करोगे। तो जब भी कंपैरिजन करना हो, जब भी आपको सॉल्व करना होगा, सबसे पहले इसमें यूनिट का नेम का क्वांटिटी किसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है उसका खास ध्यान रखना। ठीक है, उसी तरीके से नीचे क्वेश्चन दे रखा है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है 200 पैकेट है 200 रुपए में, आपको 1 किलोग्राम पैकेट का 800 रुपए दिखता है, तो आरबी विथ प्राइस, इस तरीके से क्वेश्चन में दे रखा है। तो अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर ऊपर दे रखा था 200 ग्राम और यहाँ पर 1 किलोग्राम दे रखा है, तो पहले 1 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर ग्राम दे रखा है और नीचे किलोग्राम है, तो किलोग्राम को पहले, क्योंकि हम जब रेशो ढूंढेंगे वो ग्राम का रुपीज से ढूंढ रहे हैं, तो अगला वाला भी ग्राम का रुपीज से ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किलोग्राम का रुपीज से निकालेंगे तो गलत हो जाएगा। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही हैं। पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखा है, कर लेंगे बेटा। ठीक है, आइए अब हम फिगर इट आउट पर कर लेते हैं, इसके बाद फिर 2 टॉपिक्स और बचते हैं और फिगर इट आउट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर दिखा है, क्या लिखा है, द अर्थ ट्रेवल्स अप्रोक्सीमेटली 940 मिलियन किलोमीटर अराउंड द सन इन अ ईयर। एक साल में 940 मिलियंस जो जाते हैं। अब 940, 1 मिलियन बराबर होता है 10 की पावर 6, 1 मिलियन बराबर होता है 10 की पावर 6 किलोमीटर। 10 के पावर 1 मिलियन में होता है 10 के पावर 6 किलोमीटर। तो 940 मिलियन का मतलब सिंपल सा अगर हम इसको चेंज करें तो 940 इंटू 10 के पावर 6 जो होगा बच्चा, ये किलोमीटर हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस किलोमीटर में निकालते हैं तो अगर मान ले तो एक साल, अराउंड ईयर हाउ मेनी किलोमीटर्स विल बी इन वीक। अब ध्यान से देखो बेटा, पहला तो इन्होंने किलोमीटर में दे रखा था, इसीलिए मैंने मिलियन को किस में कन्वर्ट करा, किलोमीटर में। मैंने मिलियन यहाँ पर लिखा ना, मिलियंस किलोमीटर, उसको केवल किलोमीटर में दे रखा था, तो मिलियंस को भी मैंने किलोमीटर में चेंज कर रखा। तो 940 मिलियन को मैंने क्या लिखा, 940 इंटू 10 के पावर 6 किलोमीटर, इस क्योंकि 1 मिलियन बराबर होता है 10 के पावर 6। उसके बाद बोलता है हाउ मेनी किलोमीटर विल इन वीक, यहाँ पर क्या लिखा ईयर, यहाँ पर क्या लिखा बच्चा वीक। तो अगर आपके सामने, फिर वही रूल आपको पता होना चाहिए कि अगर हम किलोमीटर का वीक से कर रहे हैं बच्चा, तो यहां पर भी हम किलोमीटर का वीक से ही निकालेंगे।
ठीक है बेटा जी। अब किलोमीटर कितना है, 940 इंटू 10 के पावर 6 था। अब आपको पता है कि एक साल में कितने वीक होते हैं, अप्रॉक्स में 52, अप्रॉक्स में 52, एक दो दिन ज्यादा होता है लेकिन 52 ही वीक्स माना जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि अगर हाउ मेनी किलोमीटर विल इट ट्रेवल इन अ वीक, अ वीक का मतलब एक वीक का बता दो, तो यहां पर तो आ जाएगा एक वीक, इसको मान लो एक्स। मेरे चैंपियंस बस इसको सॉल्व करोगे आंसर निकल जाएगा। तो सबसे जरूरी चीज है बेटा कि क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद सबसे ऊपर पहले लिखो कि क्या हमने सेम नेम सेम क्वांटिटी रखा। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में समझाया था कि जब भी रेशियो निकालना हो, जब भी आपका प्रोपोर्शनल निकालना हो, सेम नंबर सेम नेम पर देखना बहुत जरूरी है। जो लेफ्ट में होगा वही राइट में। अब तुम सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देना बच्चा जी, ठीक है। मैं आपको ऐसे हिंट देता जाऊंगा, बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसको ए मान लेंगे, इसको बी, इसको सी और इसको डी। आपका फॉर्मूला होता है ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी। मैं आपको बेटा कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको दूंगा, क्वेश्चंस को समझाते चलूंगा, बनाते चलूंगा और सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते चले जाओगे, ठीक है मेरे रॉकस्टार। कर सकते हो इतना, बहुत इजी से। अब कैलकुलेशन मतलब डिवाइड करना होता है, मल्टीप्लाई। जब तुम मल्टीप्लाई करोगे खुद से, जब बड़े बड़े रहेंगे तो मैं खुद कर दूंगा। अब करना क्या है, इसको अपॉन में इसको डिवाइड करना और 1 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। सिंपल सा इजी सा है, छोटा मोटा मल्टीप्लिकेशन है। और ये 10 की पावर 6 जो है उसको ऐसे ही लास्ट में लिखे रहना, बस 52 को इसमें डिवाइड कर देना और 1 का कुछ मतलब ही नहीं होता, तो जो भी वैल्यू होगी डिवाइड करने पर एक्स की वैल्यू आ जाएगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख देना। अगला क्वेश्चन, अ मानसून बिल्डिंग इन हाउस शेप शोन इन द डायग्राम ही नीड्स टू बी कंस्ट्रक्ट्स बोथ देयर विल्स इनर वॉल दैट। अगला पेज पर है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लोगे, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर जरूर बता देना, ठीक है। नेक्स्ट अगले पेज पर आते हैं। सेपरेट 2 रूम्स दे रखा है, ठीक है। वॉल ऑफ 10 फीट, ठीक है भैया। ही रिक्वायर्स अप्रोक्सीमेटली 1450 ब्रिक्स। अच्छा, अगर 10 फीट की वॉल बनानी हो, ध्यान से सुनना, अगर हमें 10 फीट की वॉल बनानी हो तो मुझे कितना रिक्वायर हो रहा है बच्चा, 1450 ब्रिक्स। मतलब मुझे सामने अगर 10 फीट की वॉल बनानी होगी तो 1450 ईंट मतलब ब्रिक्स की जरूरत पड़ती है। 1450 ब्रिक्स की जरूरत पड़ती, कितने फुट के लिए, 10 फीट के लिए। तो ये भाई साहब बोल रहे हैं हाउ मेनी ब्रिक्स वुड ही नीडेड टू बिल्ड द हाउस। पूरा घर बनाने के लिए मुझे कितने ईंट की जरूरत पड़ेगी। assume all walls are the same height and same thickness। हाइट और थिकनेस सब सेम है बच्चा। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा क्या क्या चीज दे रखा है। पहले बोल रखा है कि गुरुजी फिट है, फिट का जो रेशियो दे रखा है वो किसमें, ब्रिक्स के साथ में है। तो यहां पर भी हमें वही करना पड़ेगा, मतलब फिट का हमें निकालना पड़ेगा ब्रिक्स के साथ में। बस यही है, यही तो हमारा प्रोपोर्शनल का रेशियो है, मतलब प्रोपोर्शनल रेशियो यही तो चीजें होती हैं अगर हम इसको सॉल्व करने चाहें तो। पहले इन्होंने बोला है कि 10 फीट है, तो 10 फीट है, ब्रिक्स कितनी लग रही है, 1450 लग रही है। अब मुझे फिट कितनी पता है, कितनी फिट, कैसे फिट निकालोगे, तो फिट निकालने का सिंपल सा तरीका क्या है बेटा, उन्होंने बोला सारी वॉल जो है सेम हाइट एंड सेम थिकनेस की है। तो देखो बेटा ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा और ये भी 12 हो जाएगा। हाँ जी गुरुजी सही है। आगे नेक्स्ट, ये 9 है बेटा तो ये वाला भी 9 हो जाएगा। ये 15 है तो ये भी पूरा का पूरा 15 हो जाएगा। ये 9 है बेटा तो ये भी 9 हो जाएगा और ये 6 है। तो चूंकि ये पूरा का पूरा हमने 15 ले लिया तो दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। अब बस सबको प्लस कर दो, सबको प्लस कर दोगे वही तो हमें देखो पूरा घर बनाना है तो हमें सभी तरफ की वॉल चाहिए ना बच्चा। ये हमें पूरा घर डिजाइन करना है। एक घर बनाने का 1450 ईंट लग रही है एक वॉल बनाने का। तो मेरे पास कितनी वॉल है सबको पता करना होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 वॉल लगानी है। तो सबकी हाइट सबकी फीट पता होनी चाहिए। सबको प्लस कर दो, तो सबको प्लस करोगे तो 15 दूना 30, यहाँ पर आ जाएंगे 30 हो जाएगा बच्चा। 12 24 और 36 तो यहाँ पर 36 हो जाएंगी। फिर 9 और 9 और 9 27 और 9 36 ये भी हो जाएंगे। फिर ये 6 यहाँ पर ऐड कर दो बेटा तो कितने हो जाएंगे, ठीक है सही। तो ये हो जाएगा 18 1 3 3 6 3 9 1 10 तो 108 फीट आ रही है। कितनी बेटा, 108 फीट टोटल घर बनाने के लिए। क्योंकि इन्होंने बोला ना कि हाउ मेनी ब्रिक्स वुड ही नीड टू बिल्ड द हाउस, पूरा घर बनाने के लिए कितनी ईंट लगेंगी। तो उसके लिए फिट हमें चाहिए 108 फीट। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स के लिए x, बस वही सिंपल सा फॉर्मूला है। सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, a ये b ये c a d। तो हमारा फॉर्मूला होता है a इंटू डी बराबर b इंटू सी। फॉर्मूले पर रख दोगे 10 इंटू एक्स बराबर b क्या है 1450 इंटू 108। तो मेरे चैंपियंस x बराबर क्या हो जाएगा 1450 इंटू 108 अपॉन में 10, 0 गया 0 से तो x बराबर 145 इंटू 108। इसका मल्टीप्लाई करके
कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर जी कितना ब्रिक्स लग रहा है। कैलकुलेशन वाला पार्ट सारा हम आपसे करवाएंगे ताकि इसी बहाने आपका क्वेश्चंस रिवाइज हो जाए। बच्चा समझ में आ गया ये चीज कैसे हम निकाला? सिंपल सा, बस इस पर फोकस करोगे तो ये चैप्टर बहुत ईजी लगेगा बेटा। बस तुम्हें सबसे फोकस इसी पर करना है कि मैं जब भी रेशियो या प्रोपोर्शन निकालेंगे हमें सेम चीजें वहां पर लिखनी है, और बस क्वेश्चन में जो चीजें नहीं दिख रही उसको हमें कन्वर्ट उसमें करना है, फिर अपने आप सॉल्यूशन बनने लग जाएंगे बेटा। ठीक है, बाकी ये आगे का कुछ है नहीं खास, थोड़ा बहुत है तो उसको आप पढ़ लेना, ज्यादा क्वेश्चंस में है नहीं मेरे चैंपियंस। ठीक है, फिर शेयरिंग बट नॉट इक्वली। अब जैसे अभी हम शेयर करते थे तो अभी भी स्टिल हम लोग फॉर्मूला निकालते थे, मतलब जो रेशियो रहता है वो हमारा इक्वल में ना हो। जैसे हम मैंने बोला कि एक पिज्जा ऑर्डर करा, आप 2 लोग हो तो आधा आधा डिवाइड कर लो, उसको बोलते हैं शेयरिंग इक्वली डिवाइड करना। बट मैंने बोला कि नहीं भैया, बड़े भैया ने बोला कि नहीं मैं 3 हिस्सा लूंगा, 1 हिस्सा तुझे दूंगा, तो उसको बोलते हैं शेयरिंग नॉट इक्वली। मतलब कोई चीज शेयर कर रहे हो बट इक्वली चीज नहीं होती, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो डायरेक्टली एक फॉर्मूला है बच्चा, ध्यान से रखेंगे, ये दोनों के फॉर्मूले दे रखे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ट या तो ये वाला बस लाइन आप अच्छे से पढ़ लोगे, इसका मतलब समझो। जैसे मैंने आपको बोला, ध्यान समझना कि मान लो आपने एक पिज्जा ऑर्डर करा जिसमें 8 स्लाइस बन रही बेटा। ठीक है, 8 स्लाइस है। कितने स्लाइस है? 8 स्लाइस बन रही। एक पिज्जा में 8 स्लाइस जो है वो आपने कर दिया। अब भैया जी आए, आपके भैया बड़े, तो उन्होंने बोला कि देख भाई हम लोग आधा आधा तो डिवाइड नहीं करेंगे, मतलब मैं तुझे 4 नहीं, मैं बड़ा हूं तो मुझे भूख ज्यादा लगी, मैं 6 लूंगा, तुझे क्या देना होगा 2 दे दूंगा। तो बड़े भैया ने बोला 6 और 2, तो इसको बोलते हैं इक्वली रेशियो में डिवाइड नहीं करना। तो क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे कि देख मेरे पास 8 स्लाइस हैं लेकिन हम लोग इसको इक्वली डिवाइड नहीं करेंगे, हम 6 और 2 का रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है कि बड़े भैया को और छोटे भैया को, मतलब आपको, बड़े भैया और आपको, वाई मतलब यू, बी मतलब बिग ब्रदर, तो बड़े भैया को कितना मिला? 6 स्लाइस, और छोटे भैया मतलब आपको या छोटी दीदी मतलब आपको कितना? 2 स्लाइस मिला। तो अगर इसी को रेशियो में कन्वर्ट कर दिया जाए तो इसको सिंपलेस्ट कर दो, 2 1 जा और 2 3 जा। मतलब अब आपसे एग्जामिनर बोलेगा कि 8 स्लाइस है उसको 3:1 में डिवाइड करो। ध्यान समझना, ये अभी मैं आपको बस समझाने के लिए 6 और 2 रखा हूं। ठीक है, अभी मैं इसको रफ कर देता हूं। इसको मैंने क्या कर दिया? रफ कर दिया। वो सिर्फ ये बोलेंगे कि देखो भैया मैंने 8 स्लाइस लाया हूं और उस 8 स्लाइस को आपको 3:1 में डिवाइड करना है। किस में डिवाइड करना है बेटा? 3:1 में डिवाइड करना है। तो जब भी हमें 3:1 मतलब इक्वली रेशियो नहीं है तो डिवाइड करने का एक सिंपल सा रूल क्या है भाई? डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इक्वली डिवाइड कर दो। तो ये कहते हैं कि, और मुझे बता दो कि इनको कितने स्लाइस मिलेंगे, इनको कितने। इन्होंने फिर से क्वेश्चन समझो, बड़े भैया आते हैं, वो बोलते हैं एक पिज्जा है जिसके 8 स्लाइस है, उसको 3:1 में रेशियो में डिवाइड कर दो, मतलब उसे बांट दो 3:1 में। बड़े भैया ने फिर पापा आए, उन्होंने बोला बताओ बड़े भैया को कितना मिला, तुम्हें कितना मिला, तुम कैसे निकालोगे? तो सिंपल सा है, जब भी बड़े भैया का निकालना होगा, मतलब बड़े भैया का कितना पिज्जा मिला ये निकालना होगा हमें, तो हम क्या करेंगे बच्चा? ये जो टोटल पिज्जा था उसको हम लास्ट में रखेंगे, बट सबसे पहले ये जो रेशियो रहेगा बेटा, ये जो रेशियो रहेगा उसको हम प्लस करेंगे। क्या करेंगे बेटा? नीचे डिनोमिनेटर में रेशियो को हम क्या करेंगे? प्लस। ध्यान समझना, बड़े भैया का पिज्जा निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? पहला रूल, दोनों रेशियो को प्लस करके डिनोमिनेटर, क्योंकि मैंने बताया था डिनोमिनेटर में जितने भी स्लाइस बनते थे उनको प्लस करके लिखते थे, याद करो अभी स्टार्टिंग में ही पर सिखाया था। तो उसी तरीके से दोनों रेशियो का सम हमने क्या कर दिया? लास्ट में रख दिया। उसके बाद जिसका पूछा गया है, किसका पूछा गया? बड़े भैया का। तो बड़े भैया का कितना है? 3 है, यानी यहां पर आ जाएगा बड़े भैया का। तो बड़े भैया का पूछा रहेगा तो न्यूमरेटर में बड़े भैया, छोटे भैया का पूछा रहेगा तो न्यूमरेटर में छोटा भैया। तो बड़े भैया अपॉन में इतना, b+y दोनों को, और कितने में से टोटल कितने स्लाइस है? × 8। यही आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अगर मैंने पूछा छोटे भैया मतलब आपके बारे में निकालना है तो क्या करोगे? आपका नाम ऊपर आ जाएगा और दोनों को प्लस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल से, मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल से। ये फॉर्मूला बनता है। अब इसको कैसे निकालोगे? देखो, बड़े भैया का रेशियो कितना है? 3, और नीचे क्या आ जाएगा? 3 + 1 × 8, यानी मैं लिख सकता हूँ 3/4, 3 × 4 × 8। तो 4 से कट करोगे 2 बार, 3 × 2 जा कितना आ गया? 6। तो देखो कितना मिला? 6 स्लाइस, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। उसी तरीके से अगर इसको निकालोगे तो छोटे भैया को, यानी आपको कितना मिला? 1, 3 + 1 4 × 8, तो 4 1 जा 4 2 जा, तो 2 1 जा कितना हो जाएगा? 2। तो छोटे भैया यानी आपको कितना स्लाइस मिला? 2 स्लाइस। तो इस तरीके से हम वैल्यू को निकालते हैं।
तो आपके सामने ये फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद रखना बेटा कि अगर दो लोगों का रेशियो दे रखा है और टोटल अमाउंट दे रखा है और आपका रेशियो पूछ रहा है, मतलब आपको कितनी चीजें मिली, कितना पैसा मिला, कितना पिज्जा मिला, तो आप कैसे निकालोगे? तो अपने आप को जिसके बारे में पूछा रहता है उसको न्यूमरेटर रखना, जो रेशियो दिया रहेगा उसको डिवाइड करके प्लस करके डिनोमिनेटर में रख देना और मल्टीप्लाई कर देना ओवरऑल टोटल अमाउंट से। समझ में आ गई बात? अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के आप फिगर इट आउट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं बेटा। पहला सवाल दे रखा है, पहले सवाल पर ही आ जाते हैं और डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। इन्होंने बोला डिवाइड करो 4500 को दो पार्ट में, जो कि रेशियो दे रखा है 2:3 का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चा जी, इन्होंने बोला रुपीस कितना डिवाइड करना है, 4500 को दो हिस्सों में बांट दो, एक 2 में और एक 3 में। कितने कितने में बेटा? 2 और 3 में। तो हमारे पास फॉर्मूला है, 2 और 3 में पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द फर्स्ट वाले के पास, ये हमारा फर्स्ट बंदा है और ये भैया हमारे सेकंड है। तो अगर मुझे फर्स्ट को कितना रुपया मिला ये पता करना होगा, तो फर्स्ट का रुपीस पता करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट का रेशियो अपॉन में फर्स्ट प्लस सेकंड इनटू टोटल कितना बेटा 4500, यही तो करेंगे। तो फर्स्ट कितना है 2, फर्स्ट का रेशियो कितना है 2 अपॉन में 2 + 3 इंटू 4500। तो मेरे चैंपियंस 2 अपॉन में 5 इंटू 4500, 5 से कट करोगे 9 टाइम्स, 9 2 कितना हो जाएगा 1800। तो पहले को कितना रुपया मिलेगा 1800। और अगर फिर दूसरे का रेशियो पूछा जाएगा कि दूसरे को कितना पैसा मिला, तो दूसरा पूछा है तो दूसरा ऊपर आ जाएगा और नीचे दोनों का रेशियो प्लस कर देंगे, मतलब 2 + 3 और मल्टीप्लाई 4500 से कर देंगे। फिर वही करेंगे तो दूसरे का रेशियो कितना है 3 है, तो 3/5 इंटू 4500, 5 से कट करेंगे 9 टाइम्स, तो 9 3 कितना हो जाएगा बेटा 2700 रुपीज। तो पहले को मिला 1800 और दूसरे को मिला 2700 रुपए। इस तरीके से आप बाइफरकेट के आंसर निकालोगे, जो कि मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है। तो इस वाले फॉर्मूले को अच्छे तरीके से नोट जरूर कर लेना बेटा। यहाँ पर लिखा है कि पहले वाले क्वांटिटी का निकालने के लिए m इंटू एक्स अपॉन में m+n और दूसरे का निकालने के लिए n इंटू एक्स अपॉन में m+n। ये m और n जो दे रखा है ना, ये अलग अलग क्वांटिटी रुपीस का दे रखा है। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली अलग अलग क्वांटिटीज का मतलब जो टोटल अमाउंट होता है, ये m और n। कभी कभी देखो जैसे ये जो मैंने 8 और 8 सेम रखा है ना, ये अलग अलग होता है, बॉय के लिए अलग होगा, आपके लिए अलग हो सकता है। तो दोनों का अलग अलग भी रख लोगे, वो जैसे क्वेश्चन आगे आएंगे, बहुत कम चांसेस रहते हैं वैसे आना, अगर आएंगे अपर लेवल में तो हम सीखते चलेंगे बेटा। ठीक है जी, तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? पहला क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया? ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? डन। चलिए अगला पॉइंट। अब मैं आपको हिंट दूंगा, प्रॉपर बना करके दूंगा और सॉल्व आपको करके फोटो भेजना है मुझे इंस्टाग्राम पर। ठीक है बेटा जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ साइंस लैब एसिड एंड वाटर के बीच में दे रखा है 1:5 का। In a bottle that has 240 ml of solution, how much acid and water does the solutions contain? सिंपल सा बोल रखा है भैया, सिंपल सा बोल रखा है कि अगर आपके सामने, पढ़िए जरा और सॉल्व करने का प्रयास करिए। सिंपल सा बोल रखा है कि एसिड और वाटर का रेशियो कितना दे रखा है 1:5 का। इसको नोट कर लेना बेटा। ठीक है, इसको नोट कर लेना, वैसे पीडीएफ में आपको दे दूंगा। दूसरा क्वेश्चन का आंसर यहां पर देख लेते हैं, दूसरे क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। उसने बोला है कि भैया जो एसिड है और जो वाटर है इसका रेशियो दे रखा है 1:5 का। अगला बोलते हैं कि एक बोतल है जिसमें 240 ml ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब जिसमें दोनों रहेगा, एसिड भी रहेगा और वाटर भी रहेगा, दोनों का टोटल कितना है 240 ml है। एंड टोटल कितना है बच्चा, टोटल है आपका 240 ml। तो मेरे चैंपियंस 240 ml में क्या क्या है, आपका एसिड भी और आपका वाटर भी है, जिसको 1:5 में डिवाइड करा गया है। अब आपसे पूछ रहा है भैया कि मुझे व्हाट इज द हाउ मेनी एसिड एंड हाउ मेनी वाटर डज द कंटेन, की एसिड बता दो और कंटेंट कितना है। सिंपल सा इजी सा है कि मुझे अगर एसिड निकालना है, एक क्वेश्चन और सॉल्व करा देता हूँ। एसिड अगर निकालना है तो पहले मुझे एसिड का ऊपर वाला रेशियो नीचे एसिड प्लस वाटर और मल्टीप्लाई कर देना है 240 से, यानी मैं यहाँ पर लिखूंगा 1 अपॉन में 1 + 5 इंटू क्या हो जाएगा बेटा 240, यानी मैं लिखूंगा 1 अपॉन में 6 इंटू 240। तो इसको कट करोगे तो भैया आ जाएगा 40, यहाँ पर क्या आ जाएगा 40। 40 जो हो जाएगा वो एसिड का हो जाएगा, 40 क्या हो जाएगा एसिड। उसी तरीके से अगर आपसे वाटर पूछता है तो वाटर अपॉन में एसिड प्लस वाटर का रेशियो इंटू 240, तो वाटर का रेशियो कितना है 5 अपॉन में 1 + 5 इंटू 240 बेटा जी,
यानी मैं यहाँ पर देखूंगा तो 5/6 इंटू 240, 6 से कट करोगे 4 टाइम्स तो 4 5 जा कितना हो जाएगा 200। ये बच रहा है आपका क्या बेटा जी, वाटर का सॉल्यूशन। मतलब आपके सॉल्यूशन में 200 वाटर है और ml ये 200 ml वाटर है और 40 ml जो है बच्चा वो आपका क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, जैसा कि इन्होंने यहाँ पर बोला है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अगला क्वेश्चन, ब्लू एंड येलो पेंट से आर मिक्सड इन द रेशियो। ये अच्छा सवाल है, इसको देखते हैं एक बार। ब्लू एंड येलो पेंट्स आर मिक्सड इन द रेशियो ऑफ 3:5 टू प्रोड्यूस ग्रीन पेंट। अच्छा, ब्लू और येलो को मिक्स करा जाता है 3 और 5 को, ताकि वो ग्रीन पेंट बना सके। उसको प्रोड्यूस करना है 40 ml ग्रीन पेंट। मतलब 40 ml बनाने के लिए कितने टाइप के कलर, मतलब हाउ मच ऑफ दीज टू कलर्स आर नीडेड। मतलब ये भाई साहब बोल रहे हैं कि ब्लू और येलो को मिला दिया जाए तो मुझे ग्रीन मिल जाता है। ब्लू और येलो को मिला दिया जाता है 3:5 के रेशियो में, तो मुझे ग्रीन कलर का पेंट मिल जाता है। लेकिन मुझे 40 बनाना है, 40 ml ग्रीन बनाना है, तो कितना मुझे ब्लू कलर का चाहिए, कितना मुझे येलो कलर का चाहिए। तो सिंपल सा है कि एक बार ब्लू कलर के लिए चाहिए तो 3/3 + 5 × 40, और उसके बाद ग्रीन वाला चाहिए, सॉरी येलो वाला, तो येलो अपॉन में 3 + 5 × 40। सिंपल सा। इसी तरीके से फिर आगे बोलता है, 2 क्वेश्चन इसमें पूछे। यहां तक तो वो सोल्यूशन निकाल दोगे जैसा कि ऐसे सॉल्व कर रहे हो। टू मेक द पेंट अ लाइटर शेड ऑफ ग्रीन आई मतलब एडेड 20 ml ऑफ येलो। पहले जो येलो का आएगा उसमें फिर से 20 को ऐड करना है, फिर उसका रेशियो पूछ रहा है। अच्छा सवाल है बेटा, आओ आओ इसी सवाल को अच्छे से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर तीसरे वाले को देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या क्या दिए रखा है, ब्लू और येलो कलर का 3:5 का रेशियो दे रखा है, और टोटल दे रखा है कितना, 40 ml, जो कि सोल्यूशन ग्रीन बनाना है, हमें ग्रीन कलर का पेंट बनाना है, मतलब 40 ml का बनाना है। तो आपको पता है बेटा जी कि मुझे अगर ब्लू निकालना है तो ब्लू वाले को प्लस करना पड़ेगा ब्लू और वाई से। मतलब ब्लू वाले का निकालना ऊपर रेशियो, नीचे दोनों का प्लस इंटू 40। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, 3/3 + 5 इंटू 40, यानी मैं करूँगा बच्चा 3/8 इंटू 40। तो 8 से कट करोगे 5 बार, और 5 3 कितना होता है 15। तो मतलब ब्लू मुझे 15 चाहिए, 15 ml। और अगर आपसे कोई पूछा येलो कितना होगा, तो येलो अपॉन में ब्लू प्लस येलो इंटू 40, यानी येलो है 5 और नीचे 8 इंटू 40, फिर 8 5 जा और 5 5 जा 25। तो 25 ml कितना हो रहा है बच्चा आपका येलो। लेकिन ये बोल रहे हैं भाई साहब कि नहीं नहीं सर जी, येलो में 20 लीटर और ऐड, 20 ml और ऐड कर दो। तो आफ्टर एडेड 20 ml येलो, तो टोटल येलो कितना हो जाएगा बेटा, टोटल येलो जो होगा वो कितना होगा, पहले कितना था 25 था, अब 20 हमने ऐड कर दिया तो 45 ml का हो गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द न्यू रेशियो ऑफ ब्लू एंड येलो कलर का। तो मेरे रॉकस्टार अगर तुम देखोगे, देयरफॉर रेशियो इक्वल्स टू ब्लू और वाई, येलो को पूछेगा तो ब्लू कलर कितना है 15 का है, 15 ml है, और येलो है बेटा 45। तो कट करोगे 1 जा और 3 जा, तो रेशियो बन जाएगा 1:3 ml का। ठीक है, समझ में आ गया बेटा, समझ में आ गया, क्लियर हो गई सारी चीजें, क्लियर हो गई सारी चीजें। सिंपल सा, सबसे पहले ब्लू निकाला हमने, फिर येलो निकाला, फिर उसके बाद हमें बोला गया था कि 20 ml येलो और मिला दो, तो हमारे पास 25 ml था, 20 हमने और ऐड कर दिया तो 45 हो गया। फिर हमसे रेशियो पूछा था, तो हम किस में, ब्लू और येलो में, तो ब्लू वाला 15 था, येलो वाला 45 था, कट कर दिया, 1:3 का रेशियो हमारे सामने बन करके आ चुका है बेटा इस क्वेश्चन का आंसर। अब मैं इन दोनों को समझाता हूं और तुमसे कमेंट बॉक्स में आंसर पूछूंगा। देखो 2:1 में रेशियो में डिवाइड है, 6 कप हमें मिलाना है, मिक्सचर तैयार करना है। तो कितना राइस होगा और कितना उड़द की दाल होगी ये तुम्हें बताना है। तो राइस अगर पूछेगा तो 2/2 + 3 × 6 क्या होगा, 2/2 + 1 × 6। और अगर उड़द पूछा है तो 1/2 + 1 × 6 करके आंसर बता देना कमेंट बॉक्स में। उसी तरीके से ये है 1 बकेट ऑफ ऑरेंज पेंट, मिक्स रेड बनाना, रेड एंड येलो का 3:5 में दे रखा है। एडेड अनदर बकेट ऑफ येलो पेंट टू द मिक्सचर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेड पेंट। सेम टाइप का सवाल है बेटा जी, सेम टाइप का है जो इस ये 3 वाले का है, सेम टाइप का सवाल है बेटा जी। तो आप जैसा मैंने इस वाले में क्वेश्चन नंबर तीसरे में बोला है, क्वेश्चन नंबर तीसरे में किया है, उसी तरीके से सेम इस वाले को सॉल्व करना है। हालांकि यहां पर जो है बेटा वो 40 ml दे रखा था, यहां पर कुछ नहीं दे रखा है, तो इस 40 के जगह पर x लिख लेना बेटा, x ml का।
ठीक है बेटा जी, क्योंकि रेशियो दे रखा है आपके सामने, तो बस आप पढ़ोगे और पढ़ करके एग्जैक्टली जैसा ये क्वेश्चन सॉल्व करा है ना वैसे ही सॉल्व करोगे। बस 40 के जगह पर तुम्हें x रख लेना है, क्योंकि यहाँ पर 40 ml दे रखा था टोटल, यहाँ पर हमसे नहीं बोला है कितना प्रोड्यूस करना है, तो तुम मान लेना है लेट सपोज कि x ml हमें प्रोड्यूस करना है, x ml हमें बनाना है, ठीक है। बाकी 40 की जगह पे x रख करके सेम टू सेम उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ये भी 3:5 का रेशियो है, ये भी 3:5 का रेशियो है, बस इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें करके बता देना बेटा, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका यूनिट कर्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना पड़ेगा बेटा, याद करने के सिवा कुछ भी कोई तरीका नहीं होता है। और ये हम लास्ट फेज पर आ चुके हैं, लास्ट वाली इसके फिगर इट आउट के बाद आपकी एक्सरसाइज, ये चैप्टर खत्म हो जाता है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा चीजें है नहीं, बस प्रैक्टिस की डिमांड होती है, क्वेश्चन अपने आप उड़ जाता है। इस वाले को बेटा अच्छे तरीके से रट्टा मार लेना। लेंथ में पूछेगा तो 1 मीटर बराबर इतना फीट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर पता नहीं होगा तो सवाल नहीं आएंगे। एरिया में पूछेगा 1 स्क्वायर मिनट में इतना स्क्वायर फीट होता है, 1 एकड़ में 43560 फीट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 एकड़ में कितना स्क्वायर फीट होता है, इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं। 1 हेक्टेयर में कितना स्क्वायर मीटर होता है, 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं, इन सभी को। वॉल्यूम 1 मिलीमीटर में कितना क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, 1 लीटर में कितना ml होता है या cc कितने होते हैं, टेम्परेचर और फॉरेनहाइट के बीच में, सेल्सियस और फॉरेनहाइट के बीच में रिलेशन क्या होता है, ये बहुत, ये चारों के चारों पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से तुम रट्टा मार लेना, ठीक है बेटा जी। सारे के सारे रट्टा मार लेना बढ़िया तरीके से, तभी क्वेश्चंस को कर पाओगे, वरना बेटा भूल जाओगे। तो एक पेज पर लिख लेना, और जब भी बाहर जाओ, आओ अंदर बाहर कहीं भी घूमने फिरने जा रहे हो, पॉकेट में रखे रहना, एक बार देख लेना, रख लेना, एक बार देख लेना, रख लेना, अपने आप समझ में आ जाएगा बेटा, ठीक है। समझ में आ गया बच्चा? तो चलिए हम फिगर इट आउट पर चलते हैं और फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट पूरी बुक खत्म कर दी है, तो इसमें दो चार क्वेश्चन करवाऊंगा जो अच्छे लेवल के हैं, बाकी की तुम्हें हिंट देता रहूंगा, तुम प्रैक्टिस करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताना मुझे, ठीक है बेटा? डन। क्लियर हो गया? ठीक है बेटा जी। आइए देखिए, सबसे पहले इसमें पूरे जो भी अभी तक पढ़ा है ना, इस फिगर इट आउट में पूरे बुक का निचोड़ है, मतलब हर टाइप के सॉल्व क्वेश्चन है। अनक जो है मिक्स करता है 600 ml और 900 ml जूस का, मेक अ फ्रूट ड्रिंक, व्हाट इज द रेशियो। अब आपसे रेशियो पूछा है, तो रेशियो निकालने के लिए 600 अपॉन में 900 कट पिट करके छोटा करोगे। मैं हिंट दे रहा हूं क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट सब पढ़ा दिया एग्जाम्पल के साथ में, तो इस अब आगे जब तुम सॉल्व करोगे बेटा ना, तो तुम्हें समझना है, मेरी बातों को सुनना है। मैं लिखूंगा नहीं, तुम्हें करना पड़ेगा बेटा, वरना मैं चाहता तो लिखता है, लेकिन सुनो ध्यान से। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा फोकस बढ़े, कि जो तुमने पढ़ाई करा अभी पिछले 50 मिनट में, जो कॉन्सेप्ट तुमने सीखा है, उस कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो जाए और तुम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। मैं जो बोल रहा हूं तुम सुनो ध्यान से। क्या करना है, पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 600 ml 900, इन दोनों का मुझे रेशियो पूछ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, 600 अपॉन में 900, 20 से खत्म, 6 अपॉन में 9 बचेगा, 2 से कट कर दोगे, 3 से कट करोगे, 3 2 जा 3 2/3, इसका रेशियो आ जाएगा, काम खत्म। लिखना समझ में आ गया बेटा? अगला, लास्ट ईयर वी हायर्ड 3 बस, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे वो मैं करवाता चलूंगा। 3 बस को हायर करा गया स्कूल ट्रिप पर, वी हैड ए टोटल 162 स्टूडेंट्स एंड टीचर्स हु वेंट ऑन द ट्रिप। अच्छा, उस ट्रिप पर गए थे। अच्छा, एक चीज यहां से पता चल रही है बेटा, देखो लास्ट ईयर 3 बस को हायर करा गया था, तो यहां पर हमने लिखा बस, और कितने टोटल स्टूडेंट्स एंड टीचर को मिलाकर किए गए थे बेटा 162, तो टोटल जो मेंबर थे वो कितने थे, 162 थे, और 3 बस को किया गया था। तो 3 बस में अगर 162 लोग रहे हैं, तो एक बस में कितना होगा, तो एक बस में हम निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर मैं पूछूं कि 3 बस में टोटल 160 लोग थे, जिसमें आपके टीचर्स भी थे एंड आपके स्टूडेंट्स भी थे, तो एक बस में कितने लोग होंगे, एक बस में होंगे बेटा 162 अपॉन में 3, मतलब 3 5 जा 3 4 जा, इतने पर्सन हो जाएंगे, एक बस में 54 पर्सन हो जाएंगे, ठीक है। ये गए थे। दिस ईयर 204 स्टूडेंट्स जाने वाले हैं। हाउ मेनी बसेस विल वी नीड, कितनी बस की नीड पड़ेगी। अब हमें 204 भेजने बेटा, तुम्हें पता है कि एक बस में 54 लोग जा पाते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ध्यान से समझो, वैसे तो तुम अगर इसको प्रोपोर्शनल की हेल्प से सॉल्व करोगे तो शायद ना सॉल्व हो पाए, डेसिमल में आंसर आए तो वो गलत क्वेश्चन माना जाएगा। बट तुमसे पूछा है ना कि कितनी बस लग सकती है, तो बस तो 4 ही जाएगी, क्योंकि 162 में 3 बसें जा रही हैं, तो 162 और 204 में डिफरेंस बहुत कम है। 162 और 204 में डिफरेंस करोगे तो 2 और 10 6 4, केवल 42 लोगों की कमी, मतलब ज्यादा ही है बस 50। लेकिन अगली बस हमें करने के लिए 54 लोग चाहिए होंगे पूरी बुक भरने के लिए। तो इसने बोला ना कि विल ऑल द बसेस फुल, ना बेटा ना,
हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगली बस जो हमारी फोर्थ बस है उसको हायर करने के लिए मुझे 54 लोगों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मेरे पास है कितने, केवल 42, क्योंकि लास्ट ईयर 162 लोग गए थे, इस ईयर 204 लोग जाने वाले हैं। तो बेटा मुझे चाहिए 54 लोग एक्स्ट्रा, तभी तो फोर्थ बस आएगी। 3 बस तो है मेरे पास, चौथी बस तभी हायर करूंगा जब मेरे पास पूरी सीट के लोग होंगे, लेकिन पूरी बस नहीं भर सकती। तो मुझे कितनी बस की रिक्वायरमेंट है, 4 बस की, क्योंकि एक बस एक्स्ट्रा ही तो पर्सन है। जो भी 162 तक 3 बस चाहिए होती है, उसके बाद ज्यादा लोग रहते तो फिर मैं बस और देखता कि 5 की 6 की 7 8। तो डायरेक्टली तुम यहाँ पर इसका आंसर लिखोगे, देयर आर 4 बसेस विल बी नीडेड बिकॉज द रेस्ट पीपल आर ओनली 42, जो क्योंकि हमें नेक्स्ट बस के लिए 54 चाहिए, दैट इज वाई आपका जो होगा वी मतलब हाउ मेनी बसेस विल बी वी नीड, तो वी नीड 4 बसेस एंड यहाँ पर विल ऑल द बसेस बी फुल, तो हम लोग आंसर में लिख देंगे नो, बिकॉज हमें रिक्वायरमेंट है 54 की, हमारे पास है बेटा 42 का। तो पहला आंसर ये हो चुका। दूसरा, द एरिया ऑफ दिल्ली का है 1484 स्क्वायर किलोमीटर एंड द एरिया ऑफ मुंबई है 550 स्क्वायर किलोमीटर। द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज अप्रोक्सीमेटली 30 मिलियन एंड दैट ऑफ मुंबई इज 20 मिलियन। विच सिटी मोर क्राउडेड? सिंपल सा इसका एग्जांपल समझाता हूं। अगर मैंने आपसे बोला कि दिल्ली का एक कोना है छोटा सा, जो 20 स्क्वायर फुट का है। कितने का बेटा? 20 स्क्वायर फुट का। मान लेता हूं कि 20 स्क्वायर फुट में 400 लोग रहते हैं। नहीं सॉरी, मैंने बोला कि एक छोटा सा सीपी कैनॉट प्लेस है, सीपी जिसको बोलते हैं दिल्ली में एक कैनॉट प्लेस है। मान लेता हूं कि वो 200 स्क्वायर फुट में है। कितने बेटा? 200 स्क्वायर फुट में फैला हुआ है। दिल्ली में टोटल लोग ना 4000 लोग रहते हैं, पूरे दिल्ली मिला लो तो 4000 पीपल मान लेता हूं, 4000 लोग पूरी दिल्ली में रहते हैं। लेकिन एक कैनॉट प्लेस में अगर हम देखें तो वो कैनॉट प्लेस 2000 स्क्वायर फुट में फैला हुआ है। कितने स्क्वायर फुट में बेचा? 2000। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस 200 स्क्वायर फुट में कितने लोग आते हैं, तो तुम क्या करोगे? 4000 टोटल पीपल में डिवाइड कर दोगे। तो वही और इजी तरीके से समझाता हूं। चलो और इजी तरीके से समझाता हूं, और इजी तरीके से समझाता हूं बेटा। जैसे मैंने बोला, सिंपल सा, घर में 10 लोग हैं, ठीक है बेटा जी। घर में कितने? 10 लोग हैं। टोटल 50 मम्मी ने रोटी बनाई, तो हर बंदे को कितनी रोटी मिलेगी अगर सब लोग इक्वल खाते हैं? तो एक लोग को कितने मिलेगा बच्चा? 50 डिवाइड बाई 10 मतलब 5। यही काम यहाँ पर भी करना है। मैंने हिंट दे दिया है, तुम्हें डिवाइड करना है। यहाँ पे क्या लिखा है? द एरिया ऑफ इतना स्क्वायर मीटर। दिल्ली का पूरा एरिया है 1484 और दिल्ली में रहने वाले लोग कितने? 30 मिलियन। 1 मिलियन में होते हैं 10 की पावर 6। 1 मिलियन में कितने लोग होते हैं? 10 की पावर 6। तो बेटा तुम्हें क्या करना पड़ेगा? 30 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइड कर दोगे 1484 से, तो ये दिल्ली के लोग मिल जाएंगे। पूछा ना कि कौन सी सिटी क्राउडेड है, तो ये मुझे पता चल जाएगा कि दिल्ली में टोटल कितने लोग रहते हैं। वैसे अप्रोक्सीमेटली 30 मिलियन पॉपुलेशन है और मुंबई के 20 मिलियन। विच सिटी इज मोर क्राउडेड? व्हाई डू यू से? तो आप बता सकते हो कि डिवाइड करके पर स्क्वायर फीट मीटर के हिसाब से एक स्क्वायर फीट में कितने आते हैं। तो वैसे देखने में पता चल जाएगा कि डिवाइड करोगे तो तुम्हें एक का आंसर निकल जाएगा, क्योंकि ये टोटल स्क्वायर किलोमीटर इतना है, इधर इतना स्क्वायर किलोमीटर। तो एक स्क्वायर किलोमीटर का निकालने के लिए, यानी जैसे हमने यहाँ पर एक लोग का निकालने के लिए हमने डिवाइड करा था, वैसे ही इसका भी एक लोग का मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग आते हैं, और मुंबई में भी एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने आते हैं, दोनों एक स्क्वायर किलोमीटर का। तो उस पता चल जाएगा कौन ज़्यादा लोग रहता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। और फिर 20 मिलियन है तो 20 इंटू 10 के पावर 6 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे बेटा? 550। तो इन दोनों में ये दोनों एक स्क्वायर किलोमीटर का निकल रहा है, एक स्क्वायर किलोमीटर का निकल रहा है, स्क्वायर किलोमीटर। इसकी वैल्यू भी स्क्वायर किलोमीटर है, ये एक स्क्वायर किलोमीटर की वैल्यू है। ये दिल्ली है, ये मुंबई है। तो दोनों को डिवाइड कर लेना और डिवाइड करने पर देख लेना कि इसका आंसर कौन सा आता है बेटा, ठीक है। आइए यहाँ पर देखते हैं इसका आंसर क्या दिखा। अ क्रेन ऑफ हाइट इज 155 सेंटीमीटर हैज इट नेक्स। अच्छा, एक क्रेन है, ये आपको क्रेन दिख रही है, जिसमें 155 सेंटीमीटर की टोटल हाइट है बच्चा, ठीक है। 155 सेंटीमीटर हैज इट्स नेक एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी इज 4:3। मतलब जो नेक
इट्स नेक और रेस्ट ऑफ द बॉडी का जो रेशियो है बेटा वो 4:6 का है। कितना है बच्चा? 4:6 का है। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि जो क्रेन है उसका जो रेशियो नेक और पूरी बॉडी का, रेस्ट बॉडी का है, रेस्ट यहां पर मैंने लिखा नेक और रेस्ट बॉडी का जो रेशियो है बच्चा वो है बेटा 4:6। 4:6 मतलब अगर मैं आपसे कहूं ये पूरा हाइट कितना है, पूरी इसकी हाइट कितना है बेटा 155, यहां पर पूरा 155 है, लेकिन इसकी नेक जो है बेटा वो 4 के रेशियो में है और इसकी जो यहां से यहां तक का रेशियो वो 5 कितना है, हाँ 6 है। तो मेरे चैंपियंस ये टोटल हाइट ही तो दिखा रहा है। तो वही याद करो अभी जो तीसरा मैंने बताया था जहां पर रेशियो जो सेम नहीं रहता, इक्वली डिवाइड नहीं होता, तो मैंने क्या बताया था कि उस केस में हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा जी, ये 4:6 के रेशियो में है। तो हमें पता है जैसे आपका अगर एक पर्सन, दूसरा आगे पढ़ते तो और समझ में आएगा। इफ फॉर योर हाइट, अब आपकी हाइट निकालना है, इफ योर नेक एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी ऑल्सो सेम रेशियो में है, तो हाउ टॉल आपकी नेक कितनी होगी। तो दो ही रेशियो पूछ रहा है बेटा, ध्यान से देखो। नेक और रेस्ट बॉडी का रेशियो दे रखा है, इसका भी नेक और, तो यहां पर सेम सबसे हो जाएगा नेक और रेस्ट बॉडी। ध्यान से देखना, इसका रेशियो दे रखा है 4:6 का बच्चा, 4:6 का रेशियो दे रखा है, ठीक है। और हमें पता है बेटा इसमें भी, इसका भी नेक और रेस्ट बॉडी का जो हाइट है, यहां पर बोला है ना, ध्यान से देखो इसने क्या बोला है कि इफ योर नेक एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी ऑल्सो हैड इट्स दिस रेशियो, मतलब 4:6 का ही रेशियो बने, मतलब ये भी 4:6 का ही रेशियो बने। तो बस तुम्हें बताना है कि तुम्हारी नेक कितनी मीटर होगी, मतलब कितना लंबा होगा। जैसे इसकी नेक दे रखा है 155 है, तो तुम्हारा नेक कितना होगा ये तुम्हें बताना है। तो ध्यान से समझो, ये रहा क्रेन और ये रहा तुम, तो बेटा दोनों का रेशियो सेम है लेकिन दोनों की चीजें तो अलग हो जाएंगी ना। तो सिंपल सा, इनकी हाइट मैं मान लेता हूं h है, इनकी हाइट टोटल हाइट, जैसे इनकी टोटल हाइट दे रखा है 155, यहां पर बोला है ना, यहां पर बोला है कि अ क्रेन ऑफ हाइट, सॉरी यहां पर जो इस h का वैल्यू नहीं, इन टोटल की, इनकी टोटल जो हाइट है वो है बेटा 155। अगर मुझे पता करना होगा कि भैया इनकी टोटल हाइट कितनी होगी, तो इनकी टोटल हाइट को मैं ले लेता हूं कैपिटल H का। तो अब हमें एक चीज मिल सकता है यहां से, रेशियो क्या निकाल सकता है, नेक और हमने हाइट का रेशियो अगर निकालना हो तो निकल सकता है, इज प्रोपोर्शनल टू, यहां पर भी हमने लिखा नेक और हाइट। तो हम देखेंगे बच्चा नेक कितना है नेक है बेटा 4, हाइट कितना है मेरे चैंपियंस, हाइट है इसकी 155, इसका नेक कितना है, इसका भी नेक रेशियो 4:4 रेशियो में, और हाइट इसको हमने h में मान लिया है। इस तरीके से निकाल सकते हैं, या सिंपल सा एक तरीका होता है, चलो छोड़ो तुम और इजी समझो बेटा, बहुत इजी सा समझो। देखो जैसे इन दोनों का 4 और +6 मिलाकर के टोटल हाइट 155 दे रहा है, तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरी बस हाइट पूछा है ना, इसने पूछा मुझे बता दो कि कहाँ पूछा, क्या पूछा, क्या आ गया, हाउ टॉल वुड योर नेक बी, नेक की लेंथ, यानी ये जो है ना, ये हमारी इतना, ये सुरंग जैसी सुराही जैसी आपकी नेक है, इसकी वैल्यू पूछा है। तो आप कैसे बताओगे, सिंपल सा ध्यान रखो बेटा, मुझे इस नेक की वैल्यू पूछ रखा है, तो हम क्या करते हैं रेशियो निकालने के लिए, याद करो, अगर मुझे इसकी वैल्यू पूछ रखा है तो हम क्या करते थे, 4 की वैल्यू अगर पूछ रहा है तो 4 में इन दोनों को प्लस करके डिवाइड करते हैं टोटल से, ये तो हम फॉर्मूला पढ़ रहे थे। अगर मुझे नेक की वैल्यू, नेक पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, सर जी नेक का हाइट पूछ रहा है अगर हमें, तो हम नेक का रेशियो अपॉन में नेक का जो रेशियो दोनों प्लस है, मतलब 4 + 6 इंटू टोटल हमने h माना है तो इससे डिवाइड कर देंगे, यानी 4/10 इंटू h, तो मेरे चैंपियंस 2/2 से कट करो, 2 जा 2 5 जा 2/5 इंटू h, ये मेरे जो नेक का हाइट बन जाएगा। ये सॉरी, नेक की जो हाइट है मेरी वो इतनी बनेगी, क्यों, क्योंकि मेरी हाइट दिया ही नहीं है, दोनों का रेशियो सेम दे रखा है, तो इसीलिए हाइट सेम नहीं हो सकती ना,
रेशियो सेम है तो हाइट कैसे सेम मानी जाएगी? तो मेरे नेक का पता करने के लिए मेरे नेक का जो रेशियो बनेगा वो इतना बनेगा। बेसिक का कहने का मतलब ये था, ठीक है। तो ये जो 155 दे रखा था ये एक तरीके से आपके लिए छलावा है, मतलब बहकाने के लिए। मैं फिर से समझाता हूँ, ध्यान समझो। उन्होंने कहा था कि एक क्रेन है जिसका जो हाइट है वो 155 है और उसका जो नेक और रेस्ट बॉडी का रेशियो 4:6 है। फिर उन्होंने बोला कि मान लो आपकी बॉडी है जिसका हाइट कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो रेशियो है हाइट और बॉडी में वो 4:6 ही है, जो कि क्रेन का है। तो मैंने दोनों को 4:6 बोल दिया। तो उसने बोला मुझे कि आपकी बॉडी का नेक, सॉरी आपका जो नेक है मतलब गर्दन जो है उसकी हाइट बता दो कितना है। तो मैं क्या बोलूंगा, मेरा इसके बारे में पूछ रहा है तो इसके बारे में पूछ रहा है, इसकी हाइट बताने, तो 4 अपॉन में दोनों को प्लस इंटू टोटल मान लिया कि मेरी टोटल हाइट h है, डिवाइड कर देंगे आंसर निकल जाएगा। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। बेटा अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। Let us try an ancient problem from Lilavati. At the time, weight were measured in a unit named Palas and Niskas. Palas and Niskas what unit of money? ठीक है। अगर 2:1/2 Palas of saffron है, कहाँ गया भैया, हाँ 2 यहाँ पर लिखा है कि 2:1/2 सैफ्रॉन है, प्लस सैफ्रॉन एंड कॉस्ट जिसकी आ रही है 3/7 निस्कास। 0 एक्सपोर्ट बिजनेसमैन टेल मी क्विकली व्हाट क्वांटिटी ऑफ सैफ्रॉन कैन बी बॉट फॉर 9 निस्कास। सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है बच्चा। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझसे पलास पूछ रहा है ना, वो पलास का ही पूछ रहा है, तो दो चीजों पर, एक तो पलास है और दूसरा पूछ रहा है, दूसरा रेशियो कितने किसके बीच में दे रखा है बेटा, पलास और निस्कास। फिर यहां पर पलास इस टू निस्कास। तो पलास कितना दे रखा था 2:1/2 और निस्कास कितना दे रखा है 3/7 इस प्रोपोर्शनल टू। निस्कास दे रखा है, पलास हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर 9 है। बस इसी को सॉल्व करना है बेटा। 2 2 4 1 5 5 2 2 4 + 1 5 अपॉन में 2 डिवाइड में 3/7 इक्वल्स टू x बाई में 9। क्रॉस मल्टीप्लाई बस हमें करना पड़ेगा बेटा। मतलब 5 अपॉन में 2 इंटू 9 बराबर x इंटू 3/7। तो 5 9 से कितना होता है 45 डिवाइड बाई 2 बराबर x इंटू 3/7। अब 3/7 को इधर ट्रांसफर करोगे तो क्या आएगा 45 2 इंटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/3 बराबर x। 3 से कट करोगे 15 बार, तो भैया 15 से 105, 105 डिवाइड बाई 2 बराबर x, यानी इसको कट करोगे 2 7 जा, या इतना ही लिख दो 105 डिवाइड बाई 2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, 105 डिवाइड बाई 2 कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। या अगर डिवाइड करना है तो डिवाइड भी आप कर सकते हो, डिवाइड करके देख लेते हो। 2 5 = 10, 2 2 = 4, 52.5। ये जो आएगा ये पलास आएगा, क्योंकि पलास के बारे में पूछा था। पलास ऑफ सैफ्रॉन कितना आएगा 52.5 इज द करेक्ट आंसर। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ऐसे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है बेटा जी। अगला, हरमन इज अ 1 year old girl, हर एल्डर ब्रदर इज 5 years old. What will be the हरमन्स एज when the ratio of her age to her brother's age is 1:2? सिंपल सी चीज है क्वेश्चंस में। ये कौन सा बेटा, ये है 5वें का आंसर। 6ठे का आंसर देखते हैं, किसमें है बेटा, एक हरमन है, हरमन्स एज और उसके ब्रदर की एज है, ब्रदर्स एज। कैसे हम सॉल्व करेंगे बेटा जी, हरमन्स और ब्रदर्स की एज में क्या है, बोल रहे हैं कि आज जो रेशियो है ना हरमन्स का, ध्यान से समझना, ये बोल रहे हैं कि हरमन्स की आज एज है 1 साल, उसके ब्रदर की एज है 5 साल। इन्होंने रेशियो नहीं दिया, इसलिए टोटल ही दे रखा है कि हरमन की आज एज है x मतलब 1 साल की और भाई का 5 साल है। कितने साल बाद वो उनका जो रेशियो हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। तो आपको यहां पर दूसरे तरीके से समझना पड़ेगा। लेट x years आफ्टर रेशियो विल बी, कितना दे रखा है 1:2। अच्छा, ये कहना क्या चाह रहे हैं वो समझा आपने? कहना ये चाह रहे हैं, सिंपल सा कहना चाह रहे हैं कि हरमन की आज की एज अगर 1 साल है और भाई का जो है उसके वो 5 साल है, तो कितने साल बाद उनका जो रेशियो होगा वो 1:2 हो जाएगा। ये कहना बस इतना चाहते हैं। तो मैंने मान लिया x साल बाद, जैसे मान लो
आज आपकी 5 साल या आज आपकी मान लेता हूँ कि 8 साल उम्र है, एज है, या 10 साल एज है बेटा। तो अगर आज आपकी 10 ईयर्स एज है या 9 ईयर्स एज है, तो मैं आपको आफ्टर 5 ईयर्स पूछूं तो आपकी एज कितनी हो जाएगी, तो आप क्या करोगे बेटा, अपनी एज में 5 को ऐड करोगे। तो उसी तरीके से अगर x ईयर बाद इतना होता है तो देयरफॉर आफ्टर x ईयर्स के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि हरमन की एज कितनी हो जाएगी, तो अगर आज की एज 1 है तो x साल बाद कितनी हो जाएगी, 1 + x। और ब्रदर की एज x ईयर्स बाद क्या हो जाएगी बेटा, 5 + x। रेशियो 1/2 दे रखा है, तो देयरफॉर इन दोनों का रेशियो क्या होगा, 1 + x इज टू 5 + x। इसका जो रेशियो है वो किसके बराबर है, 1:2 के। तो बस यही तो है, 1 + x डिवाइड बाई 5 + x बराबर 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा जी, तो 2 ब्रैकेट में 1 + x बराबर 1 × 5 + x। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2 × 1 = 2, फिर 2x = 2x बराबर 1 का मल्टीप्लाई करोगे 5, 1 का मल्टीप्लाई x में, तो x को x के पास और नंबर को नंबर के पास, तो 2x, ये प्लस x इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा बेटा, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया और इसको इधर ट्रांसफर कर दिया। 5 ये +2 इधर जाकर के -2, तो ये 2 में से 1 लेस करोगे x और 5 में से 2 लेस करोगे 3, तो x बराबर 3 आ रहा है। तो भैया कितने साल बाद, देयरफॉर 3 ईयर्स आफ्टर रेशियो विल बी 1:2। यही हमसे पूछा था। समझ में आ गया बेटा, आराम से आपको समझाया है बहुत बेहतरीन तरीके से। एक बार वीडियो को वापस से करके देख लेना। आगे क्या पूछ रहा है, अब कुछ चीजों पर मैं आपको हिंट देना चलूंगा, छोड़ते चलूंगा क्वेश्चन को, देखते रहना ध्यान से। द मास ऑफ इक्वल गोल्ड एंड वाटर, गोल्ड और वाटर का रेशियो दे रखा है 37:2। यहां पर देखो गोल्ड और वाटर का दे रखा है, तो बेटा यहां पर भी गोल्ड और वाटर का ही आना चाहिए। तो अगर यहां पर 37:2 है तो गोल्ड का क्या पूछा है, 1 लीटर ऑफ वाटर दे रखा है, गोल्ड का पूछ रहा है, तो गोल्ड को x मान लो और यहां पर 1 मान लेना। लेकिन ध्यान रहे बेटा जी, यहां पर आपको बेटा लीटर दे रखा है, यहां पर केजी दे रखा है। ठीक है जी, देखना ध्यान से, यहां पर क्या दे रखा है बच्चा, 1 लीटर ऑफ वाटर इज 1 kg इन मास, व्हाट इज द मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गोल्ड। तो दैट मीन्स यहां पर इक्वल वॉल्यूम्स दे रखा है, तो सिंपल सा 37 × 2 x × 1। तो ये आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना बेटा, ठीक है, क्योंकि दोनों का केजी में, सबको केजी में, यहाँ पर केजी है तो केजी में ही आंसर निकलेगा। कहीं पर भी लीटर केजी का निकाल रहा है, जैसे यहाँ पर लीटर है, ये केजी है, ये लीटर है, ये केजी है, तो गोल्ड लीटर में आएगा, सॉरी केजी, 1 लीटर ऑफ वाटर इज 1 kg, गोल्ड आएगा केजी में और ये आएगा लीटर में, ये केजी ये लीटर, तो वाटर हमेशा लीटर में आ रहा है। तो यहाँ पर लिखा है ना 8 लीटर ऑफ वाटर, यहाँ पर क्या है, ये भी 2 रेशियो में दे रखा है, दैट मीन्स लीटर में ही दे रखा होगा। तो इसी को सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। अगला, इन अ गुड फार्मिंग प्रैक्टिस टू अप्लाई 10 tons ऑफ काउ मैन्योर फॉर 1 acre ऑफ लैंड, अ फार्मर इज प्लानिंग टू ग्रो टोमेटोज इन अ प्लॉट ऑफ साइज 200 फीट बाई 500 फीट, हाउ मच। मतलब देखो ये एरिया हमें निकालना पड़ेगा। जब भी ऐसा सीक्वेंस आता है, जैसे आपसे बोलते हैं ना 200, आपके घर वालों में सुना होगा कितने स्क्वायर फुट में है, तो बोलते हैं 20 बाई 20 का है, 10 बाई 10 का है। तो वैसे ही इस लैंड की जो डेंसिटी है, डायमेंशन है, वो कितना है, 200 फीट इंटू 500। तो मतलब इसको मल्टीप्लाई करके इसका टोटल एरिया निकालना पड़ेगा। हाउ मच मैन्योर शुड बी ही बाई, प्लीज रेफर टू द सेक्शन ऑन यूनिट कन्वर्जेशन अर्लियर इन दिस चैप्टर। यानी ये सवाल यूनिट कन्वर्जन पर बेस्ड है। तो सबसे पहले 1 acre ऑफ लैंड, इसको हमें किस में, एरिया में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा, और तुम्हें उसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहां पर मैंने आपको पढ़ाया था, ध्यान से देखो, कि जब आपके पास स्क्वायर फीट में आंसर दे रखा हो या एकड़ में दे रखा हो, जैसे यहाँ पर लिखा ना 1 acre बराबर कितना होता है, 43560 स्क्वायर फीट होता है। 1 acre बराबर 43560 होता है। तो ध्यान से देखेंगे यहां पर क्या लिखा है, इधर गया, यहां पर लिखा है 1 acre। तो हमें पता है मेरे चैंपियंस, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का अगर हम सॉल्यूशन पर देखेंगे तो हमें पता है कि 1 acre इक्वल्स टू होता है 43560 स्क्वायर फीट, इतना होता है। और यहां पर स्क्वायर फीट हमें कैसे मिलेगा, देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ साइज, तो टोटल एरिया ऑफ साइज कितना दे रखा है, एरिया ऑफ साइज, एरिया ऑफ लैंड कितना दे रखा है, वो दे रखा है 200 × 500, मतलब कितना है बच्चा, 5 × 2 = 10, और ये
40 और ये स्क्वायर फीट दे रखा है। 1 एकड़ में इतने स्क्वायर फीट होते हैं, तो इतने स्क्वायर फीट में कितने एकड़ होंगे? सिंपल सा क्वेश्चन बोल रखा है, इजी सा तरीके से, बस आपको सिंपल सा सॉल्व करना है बेटा जी। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात बेटा? करना क्या है, सिंपल सा ध्यान से समझना। 1 एकड़ में अगर इतना स्क्वायर फीट होता है, ध्यान से सुनना बेटा, 1 एकड़ में अगर इतना स्क्वायर फुट होता है तो इतने स्क्वायर फुट में कितने एकड़ होंगे, कैसे निकालोगे? देखो अभी तो बताया था, ये देखो यहां पर हमने लिखा एकड़ का रेशो किसके साथ दे रखा है, स्क्वायर फीट का। फिर से यहां पर एकड़ आ जाएगा, एकड़ उसका रेशो स्क्वायर फीट का आ जाएगा। तो सिंपल सा है कि अगर आप इस तरीके से सॉल्व भी नहीं कर पा रहे हो तो सिंपल सा ये याद रखो कि अगर 1 एकड़ में इतना स्क्वायर फीट आ रहा है बच्चा, तो इतने में कितना होगा? तो देयरफॉर अगर 1 एकड़ में 43560 स्क्वायर फीट आ रहा है, तो मेरे चैंपियंस 10 यानी आपका क्या है 1 2 3 4 5 1 लाख 1 लाख स्क्वायर फीट में कितने एकड़ होंगे? ये हम कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं बस डायरेक्टली। तो भैया हो जाएगा आपका हो जाएगा देयरफॉर क्वेश्चन मार्क बराबर 1 लाख डिवाइड बाई 43560 इतने एकड़ हो जाएंगे। ठीक है, इतने एकड़ हो जाएंगे बच्चा जी। ठीक है, बस आप डिवाइड कर लोगे जो आंसर आ जाएगा। लास्ट में क्या पूछा है, हाउ मच मेनियर शुड ही बाय, तो आप डिवाइड कर दोगे मिल जाएगा सिंपल सा। लेकिन इसने बोला ना 10 टन का 10 टन का 10 टन का, तो ये जो आंसर आएगा बेटा ये 1 का आएगा, 1 का आएगा इतने एकड़ का। तो 10 टन का चाहिए तो सिंपल सा 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर खत्म हो जाएगा। सिंपल सा 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा जी आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसने 10 टन का बोला ना, इन ए गुड फार्मिंग प्रैक्टिस टू अप्लाई 10 टन ऑफ अ काउ मेनियर फॉर 1 एकड़ ऑफ लेंथ। देखो यहाँ पर 1 एकड़ ऑफ लैंड का टेन्योर कितना निकलेगा, ये वाला निकल जाएगा बच्चा। 1 एकड़ ऑफ लैंड का इतना मेन्यूअर निकलेगा। अब हमें 10 का चाहिए तो देयरफॉर 10 टन्स का अगर हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे बच्चा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 लाख डिवाइड बाई 43560 जीरो गया जीरो से, इसको डिवाइड करके आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, यही आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बेटा जी? अगला पॉइंट, अ टैप टेक्स 50 सेकंड। वैसे तो सारे क्वेश्चंस मैं करवा ही रहा हूँ, एक भी नहीं छोड़ रहा हूँ क्योंकि सारे अच्छे सवाल है। अ टैप टेक 50 सेकंड्स टू फिल अ मग ऑफ वाटर। 15 सेकंड में एक मग ऑफ वाटर भर देता है। वॉल्यूम ऑफ ईच मग इज 500 ml। ठीक है, हर ml में 500 ml पानी जा सकता है। हाउ मच टाइम डज द सेम टैप टेक टू फिल द बकेट ऑफ वाटर इफ द बकेट हैज अ 10 लीटर कैपेसिटी। अब ध्यान से देखना बच्चा जी, यहां पर लीटर में दे रखा है और यहां पर ml में दे रखा है, तो पहले लीटर को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? अब इसको सॉल्व आपको करना पड़ेगा, मैं बस आपको बना करके दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9, तो पहले ध्यान से देखो यहां पर क्या है बच्चा, यहां पर है मग जिसमें 15 टाइम, सेकंड का मतलब है टाइम, उसका जो रेशियो दे रखा है उसके साथ किसके साथ बेटा, मग ऑफ वाटर, वाटर का मतलब लीटर में दे रखा है तो ml का है, तो इसका रेशियो जो बनेगा टाइम, टाइम में सेकंड है इस टू ml का, तो टाइम की जगह पर आप सेकंड लिख लो ताकि आपको पता हो। ठीक है बेटा जी, ताकि आपको पता हो कि आप कैसे सॉल्व करोगे आंसर को। कितना लिख रहा है 15 सेकंड, तो यहां पर लिखा हमने 15 सेकंड, इसका जो रेशियो ml में दे रखा है वो 500 दे रखा है इस टू। अब सेकंड हमें पता करना है ना कितने टाइम में, बोला ना हाउ मेनी बकेट है इतना कैपेसिटी, तो कितने टाइम में फिल करेगा, हाउ मच टाइम, तो मतलब सेकंड मान लेता हूं x है, ml कितना है, अब हमें पता है बेटा 10 लीटर है, 1 लीटर में 1000 होता है, 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो 10 लीटर में 10 into 1000 मतलब 10,000, ये हो जाएगा ml का। बस इसको सॉल्व कर लेना और कमेंट बॉक्स में आप आंसर बता देना x की वैल्यू। कैसे, a b c और d है तो a इंटू डी बराबर b इंटू सी। क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है आपको। आगे आते हैं, 1 एकड़ लैंड की कीमत इतनी है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इतना स्क्वायर फीट ऑफ द सेम लैंड। इजी सा है, देखो बेटा जी 1 एकड़ ऑफ लैंड की कॉस्ट इतनी है और आपको पता है 1 एकड़ में कितना होता है 43560 फीट होता है, पता है ना।
तो इस वाले को 435,060 से डिवाइड करोगे, वो आएगा बच्चा 1 एकड़ में उतने स्क्वायर फीट की वैल्यू। तो टोटल पूछा ना व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 200, तो यहाँ पर भी वैसे ही कर सकते हो। देखो ध्यान से, यहाँ पर है एकड़, क्वेश्चन नंबर, इसको भी सेम करना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 का देखो, क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन क्या है, एकड़ का रुपीज इज प्रोपोर्शनल टू एकड़ इज रेशियो टू रुपीज है। ठीक है बेटा जी। अब यहाँ 1 एकड़ में कितना होता है, 1 एकड़ में आपको पता है 43560 स्क्वायर फीट होती है। तो एकड़ को स्क्वायर फीट में कर लेना, इस टू इसका रेशियो कितना है 15 लाख, कितना है 15 लाख 50 इज प्रोपोर्शनल टू। अब एकड़ हमें पूछ रहा है ना कितना एकड़, तो इधर दे रखा 2400 इज टू रुपीज हमसे पूछ रहा है कितना रुपए, तो यहाँ पर एक्स मान लेता हूं। अब इसको सॉल्व कर लेना वही सेम, और मुझे x की वैल्यू बता देना, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देख रहे हो कितना, बस तुम्हें बस अगर यूनिट कन्वर्जन पता होगा तो चीजें आसानी से हो जाएंगी। एक ट्रैक्टर कैन प्लॉ द सेम एरिया ऑफ अ फील्ड 4 टाइम फास्टर देन अ पेयर ऑफ ऑक्शन। अ फार्मर वांट्स टू प्लॉ 20 एकड़ फील्ड। ठीक है भैया, 20 एकड़ फील्ड को कर रहा है ये 4 टाइम फास्टर, वो हम बाद में देख लेंगे। अ पेयर ऑफ ऑक्शन टेकन 6 आवर्स टू प्लॉ 1 एकड़ ऑफ लैंड को फील्ड। देखो ध्यान से, 1 एकड़ ऑफ लैंड को प्लॉ करने के लिए 6 घंटा लगता है। ध्यान से सुनना बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 देखो कि 1 एकड़ लैंड को 1 एकड़ लैंड को प्लॉ करने के लिए 6 आवर्स का टाइम लगता है। तो 20 एकड़ फील्ड को करने के लिए कितना लगेगा बच्चा, तो 20 एकड़ लैंड को फिल करने के लिए 20 इंटू 6 बराबर 120 घंटा लगेगा। अगर भाई साहब 1 एकड़ लैंड को 6 घंटा लग रहा है तो 20 एकड़ लैंड को कितना लगेगा, 20 इंटू 6 बराबर 120। अब आपसे पूछता है हाउ मच टाइम वुड इट टेक इफ द फार्मर यूज्ड अ पेयर ऑफ ऑक्सन टू प्लॉ द फील्ड। तो इन्होंने बोला ना, अब इसका मतलब समझो, इन्होंने क्या बोला है ऊपर, ध्यान से देखो ऊपर क्या बोला है कि एक ट्रैक्टर है जो सेम एरिया फील्ड को, मतलब हमने एरिया निकाल दिया 120 आवर्स लगते हैं 20 एकड़ का, उसको 4 गुना टाइम ज्यादा लगता है। तो पहले इसका टाइम कितना लगता है 120 घंटा, तो इस 120 घंटा का 4 गुना ज्यादा टाइम लगता है। तो आपको बताना है हाउ मच टाइम वुड इट टेक हिम इफ डिसाइडेड टू यूज अ ट्रैक्टर इंस्टेड। इसके प्लेस पर ध्यान से सुनना बेटा, एक ट्रैक्टर सेम एरिया को 4 टाइम फास्टर देन अ पेयर ऑफ ऑक्सन। एक ऑक्सन जो जितना समय लेता है उससे 4 गुना ज्यादा ट्रैक्टर ले रहा होता है। तो अगर अ पेयर ऑफ ऑक्सन 1 एकड़ लैंड को 6 घंटे में, क्योंकि टोटल एरिया तो इतना ही है 20 एकड़ ही है बेटा, टोटल एरिया कितना 20 एकड़ है। अगर एक ऑक्शन 1 एकड़ ऑफ लैंड को क्या नाम है कि 6 घंटे में करता है, तो 20 घंटे को कितने में करेगा बच्चा जी, 20 घंटे को कितने में करेगा, 120 घंटे में पूरा ऑक्शन उसको प्लॉ कर देगा, मतलब प्लॉ कर देगा ना बच्चा जी। लेकिन अब ट्रैक्टर उसके प्लेस पर लिया जाता है, जो कि ट्रैक्टर फास्टर है, मतलब टाइम कम लेगा तभी तो फास्टर होगा बेटा, मतलब जल्दी जो मतलब प्लॉ कर देता होगा तभी तो फास्टर है वो। तो यहां पर क्या होगा 4 टाइम फास्टर है, तो टाइम आपको हमेशा डिस्टेंस आपको पता होता है, टाइम से डिवाइड करना होता है। तो देयरफॉर ट्रैक्टर को अगर हम प्लेस करेंगे बच्चा तो वो कितना समय लेगा, क्योंकि ये 120 घंटा ले रहा है, तो इसका फास्टर का मतलब क्या है बच्चा जी, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। फास्टर का मतलब समय कम लेगा, तो इसको डिवाइड कर दोगे 120 डिवाइड बाई 4, यानी ये लेगा 30 घंटा, काम खत्म। क्योंकि ट्रैक्टर 4 गुना ज्यादा है स्पीड, उसकी स्पीड 4 गुना ज्यादा है, तो टाइम अपने आप कम लगेगा, इसलिए 4 से हमने डिवाइड करा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ चुकी। अगला द 10 कॉइन एलॉय ऑफ कॉपर एंड निकल का है, कॉपर निकल मिल करके 3:1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं बच्चा, जिसका है 7.74 ग्राम्स। इफ द कॉस्ट ऑफ कॉपर इज इतना रुपीज और निकल का इतना रुपीज, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ। अब इसको हिंट देता हूं, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, इजी सा है। चलो तुम लोग बोलोगे सर जी हर एक चीज को बोल रहे हो हिंदी में, कैलकुलेशन तुम्हें करना पड़ेगा, बता दे रहा हूं, ध्यान से देखना। 12 वाले का आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर है आपका कॉपर और यहाँ पर आपका निकिल, ध्यान से देखना। इसका जो रेशियो दे रखा कितना दे रखा है, कॉपर और निकिल का है 3:1, कॉपर और निकिल का है 3:1 का रेशियो, कॉपर और निकिल का जो है बेटा वो 3:1 का रेशियो है। और टोटल दे रखा है 10 रुपए का क्वाइन जो है वो कितना है, ये बोला ना 10 रुपए का क्वाइन का टोटल ग्राम कितना है, 7.74 ग्राम है, 7.74 ग्राम है।
ठीक है बेटा जी, अभी यहां से तो हमें पैसे बाद में देखना पड़ेगा, पहले मैं ये देखूंगा कि मेरा कॉपर कितना है और मेरा निकिल कितना है, मेरा कॉपर कितना और मेरा निकिल कितना है। तो ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चा जी, अगर मुझे कॉपर पता करना है तो मैं क्या करूंगा, कॉपर को 3 + 1 इंटू क्या हो जाएगा 7.74, यानी मैं लिखूंगा 3/4 इंटू 7.74। और मुझे अगर निकिल निकालना है, निकिल के लिए तो भैया निकिल का रेशो कितना है 1/3 + 1 इंटू 7.74, यानी 1/4 इंटू 7.74। बट तुम्हें पता है बेटा जी यहां पर क्या लिखा, अगर कॉस्ट ऑफ कॉपर का 906 पर किलोग्राम, यहां पर बेटा जी ग्राम है और यहां पर किलोग्राम दे रखा है, दैट मीन्स 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, यानी ये जो आंसर निकला है ये ग्राम में निकला है, ये जो आंसर निकला है ये ग्राम में निकला है, हमें इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा 1/1000 किलोग्राम। अगर 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है तो 1 ग्राम बराबर ये 1000 इधर आ जाएगा 1/1000 किलोग्राम। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि ये टोटल इसका ग्राम आ रहा है, ये टोटल इसका ग्राम आ रहा है, तो इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाकर के हमें किलोग्राम में मिलेगा। तो अगर हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोग्राम में, ये रहा हमारा ग्राम, इसको हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 3/4 इंटू 7.74 अपॉन में 1000 आ जाएगा बेटा जी। उसी तरीके से इसको ग्राम को कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोग्राम में, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे बेटा 1/4 इंटू 7.74 से जो आया है उसको डिवाइड करेंगे 1000। तो ये मेरा, अब ये जो आंसर आ रहा है ये किलोग्राम का आंसर आ गया है, ये जो मेरा आंसर आया है वो किलोग्राम का आंसर है। ठीक है, ये एक का एक कॉपर का इतना है, एक कॉपर का इतना। अब उसने बोल रखा था कि एक कॉपर की 1 किलोग्राम कॉपर की कॉस्ट इतनी है, तो टोटल किलोग्राम कितना निकला है, टोटल किलोग्राम इतना निकला है बच्चा। तो बस इसमें 960 का मल्टीप्लाई यहां पर कर दो, ये कॉपर का प्राइस पूरा निकल जाएगा, मतलब कितने किलोग्राम में निकल करके आने वाला है। और इसका है 1341 आ रहा है, इसका है 1341, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 1341 से, ये टोटल पैसा इसका निकल करके आ जाएगा। पूछा क्या है ध्यान से देखो, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मेटल्स, टोटल मेटल्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा। बस बेटा जी इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, दोनों का आंसर प्लस कर दोगे, तो यहां पर जो आंसर प्लस करके आएगा इन दोनों को, वही आपका टोटल कॉस्ट हो जाएगी। अब इतना तो कर सकते हो, बस सिंपल सा इसको डिवाइड करना। मैं फिर से एक बार समझाता हूं, ध्यान से समझना। सबसे पहले इन्होंने बोला था कि कॉपर और निकल का रेशियो 3:1 है, और टोटल ग्राम में दे रखा था 7.74, उस 10 रुपए का एक कॉइन का ग्राम इतना था। हमने क्या देखा कि इस टोटल वाले में कितने ग्राम सिल्वर है, कितने ग्राम कॉपर है, ये कैसे पता चलेगा। तो कॉपर निकालने के लिए कॉपर अपॉन में दोनों को डिवाइड इनटू इतना नंबर, वो हमने करा, फिर ये करा। तो हमें पता है कि 1 किलोग्राम में अगर 1000 ग्राम होते हैं तो 1 ग्राम की वैल्यू 1/1000 है। ये वैल्यू हमारी ग्राम में आई थी, इसको हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1000 से हमने डिवाइड कर दिया। अब ये हमारे पास टोटल किलोग्राम आया, तो हमें पता है 1 किलोग्राम की कीमत 960 रुपए है, तो टोटल किलोग्राम का पैसा कितना, इसको 960 से मल्टीप्लाई। उसी तरीके से 1 किलोग्राम निकिल की वैल्यू 1341 थी, तो इसको हमने क्या कर दिया, इससे 1341 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि यहाँ पर दे रखा था 1341 पर केजी निकल का है, तो उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जो भी दोनों का आंसर सॉल्व करने पे आएगा, दोनों को प्लस कर दोगे, आंसर आ जाएगा, वही आपका टोटल कॉस्ट बनेगा। यहाँ पर आपकी पूरी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट मेरे चैंपियंस, और पूरा चैप्टर होता है आपका कंप्लीट वन शॉट के फॉर्म में। आई होप आपको ये वीडियो ये लेक्चर्स पसंद आए होंगे मेरे चैंपियंस, फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि क्लास 10th बाई अड्डा 247 चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो बेटा, क्योंकि ये आपके साथ हमेशा खड़ा था, खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। जो पार्ट 2 भी आएगा बेटा ना, उसके भी वन शॉट आपको बहुत जल्दी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। जिस दिन बुक आ गई उसके नेक्स्ट डे से हो सकता है कि आपको नेक्स्ट डे उसके अगले दिन से आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे बेटा। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, दोस्तों को शेयर जरूर कर देना, और हाँ क्लास 9 बाई अड्डा 247 को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे ही बहुत अच्छी लेवल की प्रिपरेशन करना चाहते हो। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि 9th में ही आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 9th इसको फॉलो नहीं करोगे, 9th में ही मैं आपका 10th भी प्रिपरेशन करवा दूंगा, इस लेवल की मैथ्स आपको प्रिपेयर करवाना स्टार्ट करूंगा। तो हमारा अड्डा 24/7 था, है और हमेशा रहेगा।
एक बार जरूर प्यारे प्यारे कमेंट्स बनाना कि क्लास कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का भी। जय हिंद मेरे चैंपियंस, बाय बाय, गॉड ब्लेस, बाय बाय।